जमशेद और उनके बीवी बच्चे बाकरगंज के होटल में बैठे बातें कर रहे थे। वेटर उनकी मेज़ पर नाश्ता लगा रहा था। यूं ही वेटर पीछे हटा, फारूक बढ़ कर नाश्ते पर हाथ साफ करने लगा। दूसरे भी नाश्ता शुरू कर चुके थे। अचानक उनके मुंह खुले के खुले रह गए और हाथ दरमियान में ही उठे रह गए। चार आदमी एक चारपाई अपने कंधों पर उठाए होटल में दाखिल हो रहे थे। चारपाई खाली नहीं थी, उस पर कोई चादर सर से पांव तक ओढ़े लेटा था। होटल में मौजूद लोगों से चंद एक के मुंह से निकला, भूतों का नया शिकार। वो कल ही यहां पहुंचे थे। ये एक छोटा सा पहाड़ी मकाम था, शहर से सिर्फ 70 मील के फासले पर था और बहुत ही पुरफजा ख्याल किया जाता था। उनका प्रोग्राम बस अचानक ही बन गया था। हुआ यह कि स्कूल गर्मियों की छुट्टियों के सिलसिले में बंद हो गए थे। महमूद, फारूक और फरजाना शहर में कुछ ज़्यादा ही बोरियत महसूस कर रहे थे। आखिर एक दिन तंग आकर फरजाना के मुंह से निकल ही गया, अब्बा जान हम सख्त बोर हो रहे हैं। क्यों, क्या बात है? मेरा मतलब है, क्या ये तमाम छुट्टियां यूं ही गुजर जाएंगी? फरजाना ने महमूद और फारूक को मदद का इशारा करते हुए कहा। तुम क्या कहना चाहती हो? जमशेद ने उसके इशारे को भांपते हुए पूछा। क्यों ना इस मर्तबा कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया जाए? महमूद बोल उठा। भाई, तुम बड़ी खुशी से कहीं जाने का प्रोग्राम बना सकते हो। क्या छुट्टियां प्रोफेसर दाऊद के घर गुजारना चाहते हो या फिर खान रहमान के यहाँ जाना चाहते हो? जी नहीं। अरे तो फिर बताओ ना, कहाँ जाना है? बाकरगंज, फरजाना के मुंह से निकला। क्या? बाकरगंज? गोया तुम शहर से बाहर जाना चाहते हो? जी हाँ, यहाँ गर्मी बहुत है, लेकिन मैं तुम तीनों को बाकरगंज जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। तो हम कब कहते हैं कि आप इजाज़त दें? फरजाना शोख अंदाज में मुस्कुराई। क्या मतलब? जमशेद चौंके। आप और अम्मी हमारे साथ चलें? ये कैसे हो सकता है? जमशेद ने तेज लहजे में कहा। क्यों, हो क्यों नहीं सकता? बेगम जमशेद भी बोल पड़ी। क्या तुमने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है? तुम भी इनका साथ दे रही हो? हर साल बच्चे यहीं छुट्टियां गुजारते हैं, इस मर्तबा इन्हें जाना ही होगा। अच्छा, सोचूंगा अब्बा जान, फरजाना बोली। जी बेटा, आप कब तक सोच लेंगे? यही कोई 1-2 रोज़ तक। वो दरअसल टालना चाहते थे। जी अच्छा, 2 दिन बाद सही। 2 दिन बाद फिर फरजाना ने उन्हें चा पकड़ा। अब्बा जान, वो आपके 2 दिन पूरे हो गए। उम्मीद है कि आपने सोच लिया होगा। क्या सोच लिया होगा? तुम क्या कह रही हो? जमशेद अनजान बन गए। जी वही बाकरगंज जाने के बारे में। ओह भाई, वो तो मैं भूल ही गया। उनके इस फिक्रे पर तीनों के मुंह लटक गए। क्यों इन बच्चों को मायूस करते हैं? पहली बार तो उन्होंने कोई ख्वाहिश की है। बेगम जमशेद बोल उठी। मालूम होता है बच्चों से ज्यादा आपका जी चाह रहा है। चलिए, अब मेरे पीछे पड़ गए। मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? 20 साल की मुलाजमत के दौरान आपने कभी छुट्टी नहीं की। महकमा हंसी खुशी आपको छुट्टी दे देगा। अच्छा, मैं छुट्टी की दरख्वास्त दे देता हूं। अगर मंजूर हो गई तो चले चलेंगे। ठीक है। शाम को फरजाना ने उनसे पूछा, क्या छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर हो गई? जमशेद ने उसे तेज नज़रों से घूरा, फिर महमूद और फारूक को घूरा और तेज लहजे में बोले, मालूम होता है तुम बाज नहीं आओगे। जी आ जाएंगे, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो बाज आ जाते हैं। महमूद ने रूनी सूरत बनाकर कहा। जमशेद हंस पड़े। छुट्टी मंजूर हो गई है, हम कल बाकरगंज चल रहे हैं। तीनों चिल्लाने लगे। बेगम जमशेद भी मुस्कुराने लगीं। गाड़ी से उतरकर वो एक टैक्सी की तरफ आए। जमशेद ने ड्राइवर से कहा, हमें किसी अच्छे से होटल तक ले चलो। ड्राइवर उनकी बात सुनकर मुस्कुराया। साहब, यहाँ तो होटल सिर्फ एक ही है। क्या? इस पूरे इलाके में सिर्फ एक होटल है? जी हाँ, इसके अलावा छोटी छोटी सराय हैं। मकानात भी किराए पर मिल जाते हैं, लेकिन ये सराय और मकानात ढंग के नहीं होते, सिवाय एक मकान के। लेकिन क्या? जमशेद ने पूछा। जी कुछ नहीं, आप तशरीफ़ रखिए, मैं आपको होटल तक पहुंचा देता हूं। वो टैक्सी में बैठ गए। सड़क के दोनों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां थीं, जिन पर लदा हुआ सब्जा और ऊंचे ऊंचे दरख्त अजीब बहार दे रहे थे। 15 मिनट के सफ़र के बाद टैक्सी एक होटल के सामने रुकी। आपगीना होटल। फरजाना ने होटल का नाम पढ़ा। भाई वाह, नाम तो बहुत अच्छा है। होटल भी नाम की तरह खूबसूरत है। पांचों नीचे उतर आए। होटल का एक मुलाजिम तेजी से उनकी जानिब लपका और टैक्सी के ऊपर से सूटकेस उठा लिया। जमशेद काउंटर की तरफ बढ़ गए। वहां एक दुबला पतला आदमी बैठा था। नाक बहुत लंबी, आंखें अंदर को धसी हुई और उन पर ऐनक थी।
उन्हें देखकर वो इस तरह अकड़ कर बैठ गया जैसे वही इस पूरी वादी का मालिक हो। जी फरमाइए। जमशेद के करीब पहुंचने पर उसने पूछा, देखिए हमें एक डबल कमरा चाहिए। आप डबल की बात करते हैं? यहां तो सिंगल कमरा भी नहीं बचा। क्या? कोई कमरा नहीं बचा? जमशेद ने होटल के हॉल का जायजा लेते हुए कहा, जी हाँ, इस वक्त कोई कमरा खाली नहीं है। फिर कोई और बंदोबस्त भी है या नहीं? आजकल तो शायद कोई मकान भी खाली नहीं मिलेगा। अलबत्ता किसी सराय में जगह मिल जाए तो मैं कह नहीं सकता। सराय में? जी हाँ, लेकिन वो जगह अब जैसे लोगों के शाया निशान नहीं है। तो फिर कोई हल बताओ प्यारे, क्या हम इतनी दूर आकर मायूस लौट जाएंगे? सिर्फ एक ही सूरत है, ऐनक वाला बोला। और वो क्या? यहां से थोड़े से फासले पर एक बहुत खूबसूरत मकान है, लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? जमशेद ने चौंक कर पूछा, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर ने भी मकान का जिक्र बीच में ही छोड़ दिया था। ऐनक वाले के होंठ कुछ कहने के लिए हिले ही थे कि पीछे से एक चहकती हुई आवाज आई, अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं? जमशेद चौंक कर मुड़े। अरे वासिफ, तुम यहां कहाँ? मैं छुट्टियां यहां गुजार रहा हूं। तुम सुनाओ, क्या अभी आ रहे हो? हाँ, और शायद अभी वापस जाना पड़े। क्यों? ओह समझा, कोई कमरा खाली नहीं होगा। दरअसल यहां ठहरने के लिए 6 माह पहले ही कमरा बुक करना पड़ता है। भाई मैं तो पहली मर्तबा आया हूं, अब मुझे क्या मालूम था कि यहां ये सूरत हाल सामने आएगी। खैर तुम फिक्र ना करो, मैं आज वापस जा रहा हूं। तुम अपना सामान मेरे कमरे में ले चलो। क्या मतलब? अभी तो तुम कह रहे थे कि छुट्टियां यहां गुजार रहे हो। हाँ गुजार चुका हूं, अब तो वापस जा रहा हूं। अच्छा, इसका मतलब यह है कि हमारा काम बन गया। क्यों नहीं मिस्टर यूसुफ खान, मेरा कमरा आज से उनके नाम लिख दो। वासिफ ऐनक वाले की तरफ मुड़ा, फिर उनसे बोला, ये मिस्टर यूसुफ ही इस होटल के मालिक हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा यही मालिक हैं? हाँ। और तुम क्या तन्हा ही आए हो? वो सामने देख रहे हो ना, मेरे बीवी बच्चे हैं। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? वासिफ एक तरफ खड़े हुए महमूद, फारूक, फरजाना और बेगम जमशेद की तरफ तेजी से बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम भाभी, और प्यारे भतीजों तुम कैसे हो? आप लोग मुझे नहीं जानते ना? खैर मैं तारुफ कराए देता हूँ। मेरा नाम वासिफ, प्रोफेसर वासिफ, और जमशेद का मैं बचपन का दोस्त हूँ, स्कूल के ज़माने का। आज एक ज़माने के बाद इसे देखा है। अब देख लें, एक ही शहर में रहते हुए कभी मुलाकात नहीं हुई, अब तो हो गई है ना। यहाँ से वापस जाएंगे तो आपके यहाँ ज़रूर आएंगे। बेगम जमशेद ने मुस्कुरा कर कहा। किसकी बातों में आ गई हो? ये हजरत कभी घर पर मिलते ही नहीं, मुलाकात कैसे हो सकती है? जमशेद काउंटर पर पेश की किराया अदा करने के बाद उनके पास आकर खड़े हुए थे। अच्छा ये बातें तो होती रहेंगी, चलो मैं कमरा दिखा दूं। होटल के मुलाजिम ने उनका सूटकेस उठाया और वो सीढ़ियां चढ़ने के बाद कमरे के सामने पहुंच गए। वासिफ ने जेब से चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला। चाबी जमशेद को देते हुए बोला, आज से ये चाबी तुम्हारी। वेटर तुम मेरा सूटकेस उठाकर नीचे ले चलो। हाँ उम्मीद है कि इस कमरे में गुजारा हो जाएगा। कमरा तो काफ़ी बड़ा है, अगर इसमें एक बेड और डाल दिया जाए तो गुजारा बखूबी हो सकेगा। मैं मिस्टर यूसुफ से कहता जाऊंगा, वो बेड का बंदोबस्त कर देंगे। तुम कुछ देर तो बैठो हमारे पास, जमशेद ने कहा। नहीं भाई, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज उनके मुंह से निकला। वासिफ कमरे से निकल गया। मुझे बेवकूफ़ समझता है, उल्लू कहीं का, जमशेद ने वासिफ के जाने के बाद कहा। क्या मतलब? महमूद ने चौंक कर पूछा। दरअसल उसने हमें होटल के अंदर दाखिल होते हुए देख लिया था। उसे यह भी मालूम था कि होटल में कोई कमरा खाली नहीं है। यहाँ हर साल आता है। जब उसने तुम लोगों को मेरे साथ भी देखा तो अपना कमरा हमें देने का प्रोग्राम बना लिया। और मैं बताऊं, ये यहाँ से जाएगा नहीं, ना ही इसका जाने का प्रोग्राम था। इसका मतलब है उन्होंने हमारी वजह से कमरा खाली कर दिया। अब वो खुद कहाँ जाएंगे? फरजाना ने परेशान होकर पूछा। वो यहाँ हर साल आता है, इस पूरे इलाके से वाकिफ है, कोई जगह ढूंढ ही लेगा। मैंने उसकी ये कुर्बानी इसलिए कबूल कर ली कि तुम लोग मेरे साथ थे, और तुम्हारी परेशानी की वजह से मैंने उसके झूठ को जानबूझकर सच समझ लिया। हमारी वजह से उन्हें परेशानी हुई, कल उससे माजरत कर लेंगे। जमशेद मुस्कुराए। कल? वो कैसे? क्या वो कल यहाँ आएंगे? क्यों नहीं, खाना तो इसी होटल से खाएगा।
लेकिन आपसे ये कहने के बाद वो यहाँ से जा रहे हैं, फिर कैसे यहाँ आ सकते हैं? बेगम जमशेद ने पूछा। तुम उसे नहीं जानती, बहुत शैतान है। कल खाने की मेज़ पर आएगा और कहेगा, यार मुझे बहुत अफसोस है, एक ज़रूरी काम की वजह से जा नहीं सका। अजीब है आपका ये दोस्त। नहीं, अजीब नहीं, पुरखुलूस कहो। आजकल ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं। मुझे तो रह रह कर यही ख्याल आ रहा है, वो कहाँ जाएंगे? फरजाना ने कहा। तुम उसकी फिक्र ना करो और सूटकेस से कपड़े वगैरह निकाल लो। हम थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर शाम को सैर करने निकलेंगे। अब्बाजान, आपने एक बात तो बताई नहीं। फारूक को कुछ ख्याल आया। वो क्या? आप कितनी छुट्टियां लेकर आए हैं? सिर्फ 3। जी? क्या कहा? सिर्फ 3? तीनों धक से रह गए। हाँ भाई, 3 ही छुट्टियां मिली हैं। तब फिर यहां आने की ज़रूरत ही क्या थी? फरजाना ने मुंह लटका लिया। इससे तो हम अपने शहर में ही अच्छे थे। महमूद की आवाज़ भी बुझ गई। अंकल वासिफ को भी यूं ही तकलीफ थी। फारूक बोला, क्या ज़रूरत थी आखिर यहां आने की? अब परसों यहां से वापस जाना होगा। अगर मुझे पहले मालूम होता कि सिर्फ 3 दिन की छुट्टी मिली है तो मैं कभी ना आती। बेगम जमशेद ने गुस्से से कहा। तो अब वापस चली जाओ। जमशेद मुस्कुराए। आप तो बस मुस्कुराए जाते हैं और यहां हमारा जी जल रहा है। बेगम जमशेद बोली, किसने कहा है तुमसे जी जलाने को? खुश रहो, हंसो, खेलो, कूदो, गाओ, नाचो, क्योंकि मैं पूरे 15 दिन की छुट्टी लेकर आया हूं। क्या? चारों उनके आखिरी जुमले पर खुशी से उछल पड़े। वासिफ सीढ़ियां उतरकर सीधा काउंटर की तरफ आया। यूसुफ खान उसे देखते ही बोला, मैं हैरान हूं मिस्टर वासिफ, ये आपने क्या किया? आपका इरादा तो यहां पूरे 1 माह का रहने का था। हाँ, 1 माह ही रहूंगा। भाई वो मेरा बचपन का दोस्त है, उसके बीवी बच्चे साथ थे, लिहाजा मैंने अपना कमरा उनके लिए खाली करने का प्रोग्राम उन्हें देखते ही बना लिया। लेकिन अब आप क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? इस वक्त तो शायद किसी सराय में ही जगह मिले। मैं तुम्हारे उस खूबसूरत मकान में ठहरूंगा। वासिफ मुस्कुराया। क्या? आप क्या कह रहे हैं? जो तुम सुन रहे हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप जानते ही हैं, मकान आसिफ ज़दा है, बरसों से उस पर भूतों का कब्जा है। मैं जानता हूं, और फिर भी आप जानना चाहते हैं? हाँ, मैं भूतों को नहीं मानता, लेकिन इससे पहले भी जिद्दी ग्राहक वहां ठहरकर नुकसान उठा चुके हैं। वो डरपोक होंगे, उनमें बड़े बड़े दिलेर भी थे। कुछ भी हो, मैं 1 माह उसी मकान में गुजारूंगा। तो मकान का किराया बताओ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम अपना किराया वसूल करो, उसके बाद जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी मुझ पर होगी। आप मेरे मुस्तकिल ग्राहक हैं, खुदा के लिए अपने इरादे से बाज आ जाएं। मैं एक बार जो इरादा कर लेता हूं फिर पीछे नहीं हटता। लाओ मकान की चाबी। किराया जो जी चाहे मेरे हिसाब में लिख लेना। उसका किराया 3000 माहवार है। आखिर यूसुफ खान ने तंग आकर कहा, मुझे मंजूर है। मैं आपको एक बार फिर मना करता हूं, और मैं एक बार फिर कहता हूं कि मुझे मना ना करो। वासिफ हंसने लगा। अच्छा, आपकी मर्जी, लेकिन याद रखिए सारी जिम्मेदारी आप पर होगी। आज तक न जाने कितने आदमी वहां से बदहवास होकर निकलते हुए देखे गए हैं। बहुत से मकान से बाहर निकलते ही बेहोश हो गए और कई कई दिन होश में नहीं आए। चंद एक तो दिमागी तवाजुन ही खो बैठे और कई माह के इलाज के बाद सेहतियाब हुए। मैं सब जानता हूं, तुम बेफिक्र रहो। आज के बाद कोई उस मकान से पागल होकर नहीं निकलेगा। बस यूं समझो कि अब भूतों के दिन लद गए। मैं उनसे बाकायदा कुश्ती लड़ूंगा, देखूंगा कि कितने ताकतवर हैं। अब उन्हें यहां से भागते ही बनेगी, और तुम्हारा मकान हमेशा के लिए भूतों से पाक हो जाएगा। फिर तुम उसे 3000 तो क्या 6000 रुपये किराए पर दे सकोगे। इसमें तुम्हारा ही भला है। आमीन। मुझसे ज्यादा तुम ये दुआ कर रहे होगे कि मकान से भूतों का कब्जा खत्म हो जाए। तुम फिक्र ना करो, मेरे पास भी ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि भूत चलकर खाक हो जाएंगे। खुदा करे ऐसा ही हो। यूसुफ खान ने फिक्रमंदाना लहजे में कहा। अच्छा, खुदा हाफिज। और हाँ, क्या किसी मुलाजिम को वहां सफाई के लिए भेज सकते हो? वासिफ जाते जाते रुक गया। कोई मुलाजिम वहां जाने के लिए तैयार नहीं होगा। यूसुफ खान ने अफसोसनाक लहजे में कहा। अच्छा खैर, कोई बात नहीं, मैं खुद ही सफाई कर लूंगा। मुझे अफसोस है, आपको बहुत तकलीफ होगी। नहीं, कोई बात नहीं। ये कहते हुए वासिफ अपना सूटकेस उठाकर चाबी उंगली पर घुमाते हुए बाहर निकल गया। शाम की सैर ने उन्हें इतना थका दिया था कि वापस आकर खाना खाते ही सो गए।
और फिर सुबह ही उनकी आंख खुल गई। नाश्ता यहाँ ही मंगवाया जाए या हॉल में? जमशेद ने बच्चों से पूछा। हॉल में ही ठीक रहेगा। तो फिर चलो नीचे चलने की तैयारी करो। नहा धोकर वो नीचे हॉल में आ बैठे। ज़्यादातर लोग नाश्ता कर रहे थे। जगह तो वाकई बहुत प्यारी है, जैसे सुना था उससे बढ़कर पाया। बेगम जमशेद ने चाय की प्याली उठाते हुए ज़रा बुलंद आवाज़ में कहा, क्योंकि हॉल में चमचों और प्लेटों की खनखनाहट गूंज रही थी। अम्मी जान, हम तो अब हर साल यहीं आया करेंगे, फरजाना ने कहा। बशर्ते कि तुम्हारे अब्बा जान को ये बात मंजूर हो। क्यों अब्बा जान, आपका क्या ख्याल है? फरजाना ने पूछा। अगला साल जब आएगा उस वक्त सोचूंगा, अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ। खुदा जाने उन दिनों क्या हालात हों, जमशेद ने जवाब दिया। हालात क्या होंगे, हर साल हालात एक जैसे ही रहते हैं, बेगम जमशेद बोली। खैर छोड़िए इस बात को, अगला साल जब आएगा देखा जाएगा। फिलहाल तो नाश्ते की तरफ तवज्जो दें, फारूक ने कहा। हाँ ये ठीक है, जमशेद ने कहा। न जाने बेचारे वासिफ का क्या बना होगा, खुदा जाने रात कहाँ गुजारी होगी। वो बड़े मज़े से सोया होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ मुस्कुराता हुआ आ जाएगा, बेफिक्र रहो। अंकल वासिफ शहर में कहाँ रहते हैं? फारूक ने पूछा। मुस्लिमाबाद में। हम उनके यहाँ ज़रूर जाएंगे, फरजाना ने कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसमें क्या शक है, बेगम जमशेद ने कहा। अब्बा जान फारूक को देख रहे हैं, किस तेज़ी से हाथ चला रहा है, महमूद ने कहा। बहुत भूख लगी है, क्या करूं? फिर भी आहिस्ता आहिस्ता खाना चाहिए, जमशेद ने कहा। जी बेहतर, फारूक ने कहा और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता मुंह चलाने लगा, यहाँ तक कि एक ही लुक़मे को चबाते हुए 2 मिनट गुजर गए। चारों को उसकी हरकत पर हंसी आ गई। बेटा कुछ रफ्तार तेज़ कर लो, वरना नुकसान में रहोगे, बेगम जमशेद ने हंसते हुए कहा। जी अच्छा, फारूक ने कहा और एक बार फिर बढ़ बढ़ कर हाथ मारने लगा। दफातन वो चौंक उठे। 4 आदमी एक बेड अपने कंधों पर उठाए होटल में दाखिल हो रहे थे। चारपाई खाली नहीं थी, उस पर कोई लेटा हुआ था। उसे सर से पांव तक चादर उड़ा दी गई थी। होटल में मौजूद कुछ लोगों ने लापरवाही से कहा, भूतों का नया शिकार। जमशेद के लिए सबसे ज़्यादा हैरतनाक बात यह थी कि होटल के हॉल में बैठे हुए लोगों में से किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने करीब खड़े वेटर को बुलाकर पूछा, ये सब क्या है? कोई आदमी भूतों का शिकार हो गया है। जी? साफ साफ बताओ, मैं नहीं समझा। क्या आप कल शाम ही आए हैं? बैरी ने पूछा। हाँ, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। बात दरअसल यह है कि यहाँ एक खूबसूरत मकान है। फिर वही मकान? फरजाना बुड़बुड़ाई। हाँ तो फिर? जमशेद ने पूछा। उस मकान पर भूतों का कब्जा है। तुम्हारा मतलब है मकान आसेब ज़दा है? जी हाँ। आगे बताओ। उस मकान को कोई ना कोई शख्स जिद करके किराए पर हासिल कर लेता है। जिसे कोई कमरा या मकान किराए पर ना मिले तो, और फिर अगली सुबह वो मकान के बाहर बेहोश पाया जाता है। बेहोश पाया जाता है? जमशेद ने हैरान होकर कहा। हाँ, तो क्या ये लोग उस जगह से किसी बेहोश आदमी को उठाकर लाए हैं? जी हाँ। लेकिन यहाँ क्यों लाए हैं? अस्पताल में क्यों नहीं ले गए? यहाँ कोई अस्पताल नहीं है, होटल का एक डॉक्टर है, इसलिए बेहोश होने वालों को यहाँ ही लाया जाता है। देखना चाहिए। चारपाई को काउंटर के पास ही रख दिया गया था। जमशेद उठे और चारपाई की तरफ बढ़े। उनके पीछे महमूद और फारूक भी थे। बेगम जमशेद और फरजाना मेज़ पर ही बैठी रहीं। जमशेद ने करीब जाकर बेहोश आदमी के चेहरे से चादर उलट दी। दूसरे ही लम्हे वो तीनों बुरी तरह उछले। बेहोश आदमी वासिफ के अलावा कोई न था। ये सब क्या है? जमशेद होटल के मालिक यूसुफ खान की तरफ मुड़े। मैंने एक आदमी भेज दिया है, डॉक्टर अभी आता ही होगा। लेकिन ये सब है क्या? इसे क्या हुआ है? ये जिद करके आसेब ज़दा मकान में चले गए थे। क्या तुम ही उस मकान के मालिक हो? हाँ। फिर तुम उसे किराए पर क्यों देते हो? मैं कहाँ देता हूँ जनाब, लोग ज़बरदस्ती उसे किराए पर हासिल कर लेते हैं। डॉक्टर अभी तक नहीं आया? बस आने ही वाला है। हॉल में बाकी लोग बेफिक्री से अपनी अपनी मेज़ों पर बैठे खाने पीने में मसरूफ़ रहे। किसी ने उठकर देखने की कोशिश नहीं की। तुम यूं करो, इसे मेरे कमरे में पहुंचा दो, डॉक्टर वहीं आ जाएगा, आखिर तंग आकर जमशेद बोले। जी अच्छा। एक बार फिर 4 आदमियों ने मिलकर वासिफ को उठाया और उसे ऊपर कमरे में ले आए। जमशेद भी बीवी बच्चों समेत कमरे में आ गए। ये हमारी वजह से इस मुसीबत में गिरफ्तार हुआ है। हाँ, अगर मुझे मालूम होता कि यहाँ कोई इस किस्म का मकान है और वासिफ उसे किराए पर लेगा तो कभी उसे ऐसा न करने देता। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई।
महमूद ने उठकर दरवाज़ा खोला। डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ। वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ा रहा था। बेवकूफ़ कहीं के, जब सबको मालूम है कि मकान आसिफ ज़दा है तो वहाँ जाकर रहते ही क्यों हैं? रोज़ रोज़ की मुसीबत से मैं तो तंग आ गया हूँ। फिर वो वासिफ पर झुक गए। उसकी आंखों के पपूटे उठाकर उनमें झांका, फिर नब्ज़ देखी। उसके बाद उसने वासिफ को एक इंजेक्शन लगा दिया। ये 15-20 मिनट तक होश में आ जाएगा, उसने लापरवाही से कहा और कमरे से बाहर जाने लगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना तारुफ नहीं कराया, जमशेद ने कहा। डॉक्टर चौंक कर मुड़ा। अब पहली बार उसने उन सबको तवज्जो से देखा और बोला, तारुफ? तारुफ क्या, बस होटल का डॉक्टर हूँ। आपका नाम? मुझे डॉक्टर रियाज कहते हैं। क्यों, आपने मेरा नाम क्यों पूछा? बस यूं ही। आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या आप शहर में भी प्रैक्टिस करते रहते हैं? शहर में? जी नहीं तो, मैं तो एक मुद्दत से यहीं काम करता हूँ। ओह, शायद मुझे ही गलतफहमी हुई, जमशेद बोले। मुझे सरवर बेग कहते हैं, जमशेद ने कहा, और महमूद, फारूक और फरजाना उन्हें हैरत से देखने लगे। अच्छा तो मिस्टर सरवर बेग, अब मैं चलता हूँ। कल फिर आकर मरीज को देख जाऊंगा। अगर इसे 2 घंटे तक होश ना आए तो मुझे दोबारा बुला लीजिएगा। शुक्रिया। आपने अपना नाम गलत क्यों बताया? बेगम जमशेद ने पूछा। बस यूं ही, असल नाम बताने की ज़रूरत ही क्या है, लोग अजीब अजीब नज़रों से देखते हैं। तो क्या होटल के रजिस्टर में भी आपने यही नाम लिखवाया है? हाँ। वो 2 घंटे तक बातें करते रहे। ठीक 2 घंटे बाद वासिफ ने आंखें खोल दी। पहले तो बेख्याली में इधर उधर देखता रहा, फिर उसकी नज़रें इंस्पेक्टर जमशेद के चेहरे पर टिक गईं। हेलो वासिफ, क्या हाल है? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्यों, मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ भी तो नहीं। मैं कहाँ हूँ? अरे मैं तो रात को उस मकान में सोया था, फिर यहाँ कैसे पहुँच गया? ये सब क्या है? तुम रात को उस मकान में सोए थे? जमशेद ने पूछा। हाँ। फिर रात के वक्त वहाँ क्या वाक़यात पेश आए? वाक़यात? ओह! अचानक उसकी आंखें दहशत से फैल गईं। फिर वो थर थर कांपने लगा। वासिफ, तुम्हें क्या हुआ है? होश में आओ। उसकी हालत चंद मिनट बाद मामूल पर आ गई। आखिर वो बोला, मैंने बहुत भयानक रात बसर की, लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? ओह, समझ गया। मुझे ज़रूर 4 आदमी चारपाई पर डालकर लाए होंगे। हाँ। क्या तुम उस खौफनाक मकान से डरकर भाग निकले थे? जमशेद ने पूछा। भाग निकला था? नहीं तो, मैं तो शायद मकान के अंदर ही बेहोश हो गया था। आखिर तुम्हें वहाँ क्या नज़र आया? क्या नज़र आया? वासिफ सोचने लगा और एक बार फिर उस पर कपकपी तारी हो गई। नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। अच्छा ना बताओ, आराम से लेट जाओ, बल्कि सो जाओ। तुम इतना तो बताओ कि तुम्हारा सामान कहाँ है? सामान तो वहीं था, उसी मकान में। तुम्हारे पास नकद रकम तो नहीं थी? क्यों नहीं, मेरे पास 25,000 रुपये थे, वासिफ ने बताया। और वो कहाँ हैं? वहीं होंगे, उस मकान में ही। वो तुमने कहाँ रखे थे? अपने सूटकेस में। और सूटकेस कहाँ रखा था? जिस कमरे में मैं सोया था उसमें एक अलमारी थी, उसी में सूटकेस रखा था। अच्छा, मैं वो सूटकेस जाकर ले आता हूँ। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। क्या मतलब? वो तुम वहाँ ना जाओ, हरगिज़ नहीं। क्यों? अरे भाई, सामान तो वहाँ से लाना ही होगा। नहीं नहीं, वहाँ ना जाना, खुदा के लिए वहाँ ना जाना। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। आखिर तुमने वहाँ क्या देखा था? कुछ याद नहीं आता, मैं भूल गया हूँ। याद करने की कोशिश करता हूँ तो डर लगने लगता है। अच्छा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तुम बेफिक्र रहो। क्या उस मकान की चाबी तुम्हारे पास है? पता नहीं, मेरी जेब में होगी। ये कहकर वासिफ ने अपनी पतलून की जेबें टटोलीं, लेकिन चाबी ना मिली। नहीं, चाबी मेरी जेबों में नहीं है। क्या तुमने जेब में रखी थी? हाँ। ठीक है, तुम सो जाओ। वासिफ ने आंखें बंद कर लीं। वो उसे हैरत से देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जमशेद ने उसे आवाज़ दी, मगर उसकी तरफ से कोई जवाब ना मिला। मैं ज़रा जाकर इसका सूटकेस ले आऊँ, जमशेद बोले। मुझे तो डर लग रहा है। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। डरने की भला क्या ज़रूरत है? दिन के वक्त कोई ख़तरा नहीं हो सकता। तो अब्बा जान, हमें भी साथ ले चलिए, फरजाना ने कहा। डरोगी तो नहीं? बिल्कुल नहीं। तो फिर आओ। ज़रा ठहरिए अब्बा जान, क्या आप हमें डरपोक समझते हैं? हम भी आपके साथ चलेंगे। तो चलो भाई चलो। मैं जानता हूँ तुम तीनों कतन डरपोक नहीं हो,
मैं वासिफ के पास ठहरती हूँ, बेगम जमशेद बोली। हाँ ठीक है। चारों सीढ़ियाँ उतरते हुए काउंटर पर आए। यूसुफ खान ने उन्हें अपनी ऐनक में से देखा। मिस्टर यूसुफ, मुझे उस मकान की चाबी चाहिए। चाबी? उस आसेब ज़दा मकान की चाबी? हाँ। क्यों, आप क्या करेंगे उसका? यूसुफ खान ने हैरान होकर पूछा। मेरे दोस्त वासिफ का सामान वहीं रह गया है, आप वहां नहीं जाएं तो बेहतर है। क्यों, इसमें क्या हरज है? इससे पहले भी जो लोग वहां से डर कर भागे या बेहोश हो गए अपना सामान वहां छोड़कर आ चुके हैं। उनमें से चनेक के दोस्त और रिश्तेदार जब वहां सामान लेने पहुंचे तो सर पर पांव रखकर खाली हाथ वहां से भागते हुए आए। आज तक भूतों के किसी शिकार का सामान वहां से नहीं लाया गया। हैरत है, फिर वो सामान कहाँ जाता है? जाता कहाँ होगा, सबका सामान वहीं पड़ा होगा। क्या तुमने भी कभी वहां जाकर देखा है? जमशेद ने पूछा। मैंने? मेरी तो वहां जाने के नाम से ही रूह लरसती है। आखिर तुम वहां किसी को ठहरने ही क्यों देते हो? लोग ज़बरदस्ती करते हैं। क्या पुलिस को इन हादिसात की इत्तला है? हाँ, शुरू शुरू में 2-3 मरतबा पुलिस वाले भी आए थे, लेकिन रोज़ रोज़ कौन आए। आखिर उन्होंने आना बंद कर दिया। उनका कहना है कि लोग वहां ठहरते ही क्यों हैं। आज के हादिसे की इत्तला पुलिस को दी गई? उन्होंने पूछा। नहीं, अब मैंने इत्तला देनी छोड़ दी है। अरे भाई क्यों? इत्तला देने का फ़ायदा ही क्या होता है? पुलिस वाले भी तो उस मकान में दाखिल होने से घबराते हैं। क्या आज तक कोई पुलिस वाला मकान में दाखिल हुआ है? जी हाँ, एक एएसआई यहाँ नया नया आया तो उसे इन हादिसात की इत्तला मिली। वो बहुत अकड़ता हुआ मकान में दाखिल हुआ, लेकिन देखने वालों ने उसे बदहवास होकर निकलते देखा। फिर वो बाकरगंज ही छोड़कर चला गया। आज तक जितने भी हादिसात हुए हैं, यानी भूतों के किसी शिकार ने बताया भी कि उसे क्या वाक़यात पेश आए या उसने मकान में क्या देखा? यही तो सबसे बड़ी हैरानी की बात है। आज तक कोई भी नहीं बता सका कि अंदर उसके साथ क्या हुआ, उसने क्या देखा। यूसुफ खान ने बताया। हैरत है, कोई ऐसी वैसी हरकत। मैं तो सोच सोच कर पागल होने लगता हूं। कोई शख्स आज तक मरा तो नहीं? जमशेद ने पूछा। जी नहीं, खुदा का शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। महीने में कितने आदमी भूतों का शिकार हो जाते होंगे? जी बात दरअसल ये है कि बाकरगंज में सैर व तफरी करने के लिए मकामी और गैर मुल्की लोग सारा साल ही आते रहते हैं, और कोई ना कोई उस मकान को खाली पाकर पूछता पाछता है, फिर मेरे पास आ जाता है। लाख समझाने पर भी जब वो नहीं मानता तो मैं तंग आकर उसे मकान किराए पर दे देता हूँ। अच्छा खैर, मेहरबानी फरमाकर तुम मुझे मकान की चाबी दे दो। मैं फिर कहता हूँ कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। मेरे दोस्त पर यह मुसीबत मेरी वजह से आई है, इसलिए मैं वहाँ जाकर उसका सामान ज़रूर लाऊंगा। अच्छा, जैसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। मैंने आपको खबरदार कर दिया है। हाँ हाँ, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें कोई इल्ज़ाम नहीं दूंगा। तो ये लीजिए चाबी, खुदा आपको हर मुसीबत से बचाए। शुक्रिया। एक बात रह जाती है, मकान है किस तरफ? ये सीधी सड़क जा रही है, आगे जाकर दाएं हाथ मुड़िएगा, आपको मकान दूर से नजर आ जाएगा। उस मकान को ताला कौन लगाता है, जबकि क़याम करने वाला वहां से भाग खड़ा होता है या मकान से बाहर बेहोश मिलता है? जमशेद ने सवाल किया। यही तो सबसे अजीब बात है, यूसुफ ने कहा। क्या मतलब? सुबह सवेरे ताला लगा हुआ मिलता है। तुम्हारा मतलब है भूत मकान को ताला लगा देते हैं? इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है? ठीक है, चलो आओ बच्चों। अरे, क्या आप इन बच्चों को भी साथ ले जा रहे हैं? यूसुफ ने हैरत से आंखें फाड़कर पूछा। हाँ, क्या आप होश में हैं? हाँ भाई, मैं होश में हूं। खुदा के लिए इन बच्चों को साथ न ले जाएं, खुदा आपके हाल पर रहम करे। वो होटल से बाहर निकल आए। यूसुफ खान उन्हें इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया की मखलूक हों। बेहतर यही होगा कि तुम मेरे साथ ना जाओ, जमशेद ने होटल से बाहर आकर कहा। हालांकि वो जानते थे कि बच्चे हरगिज़ इस पर आमादा नहीं होंगे। क्यों? महमूद ने पूछा। तुमने यूसुफ खान की बातें नहीं सुनी? इन हालात में तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। क्या आप समझते हैं कि वहां सचमुच भूत रहते हैं? फरजाना बोली। नहीं, खैर मैं ये तो नहीं समझता। तब फिर हमें वहां ले जाने में क्या हरज है? हो सकता है कि वहां कोई और ख़तरा हो। कुछ भी हो, हम साथ जाएंगे, फारूक ने अटल लहजे में कहा। मैं जानता था तुम नहीं मानोगे, जमशेद मुस्कुराए। तो फिर आप क्यों कह रहे थे? सिर्फ तुम्हें आजमा रहा था कि कहीं होटल के मालिक की बातें सुनकर डर तो नहीं गए। अभी तक तो नहीं डरे, आगे खुदा बेहतर जानता है।
लो भाई, सड़क का मोड़ आ गया, यहाँ से दाएं तरफ मुड़ना है। वो दाएं हाथ मुड़ गए। मुड़ते ही एक शानदार मकान दिखाई दिया। उस वक्त दिन के 10 बज रहे थे। हर तरफ धूप फैल चुकी थी और पहाड़ियां धूप में सोने की मानंद चमक रही थीं। हवा में खुनकी थी। यही मालूम होता है, फरजाना बोली। हाँ, आसपास कोई और मकान नहीं है, फारूक बोला। मालूम होता है तुम्हें डर लग रहा है, महमूद ने मुस्कुराते हुए कहा। रंग तो उड़ा हुआ है तुम्हारे चेहरे का, फरजाना बोली। उसके होंठों पर शदीद मुस्कुराहट थी। और तुम्हारी टांगें लरज रही हैं, फारूक ने चलकर कहा। कितनी सुनसान जगह है, दूर दूर तक किसी आदमी का नामो निशान तक दिखाई नहीं देता। जमशेद चारों तरफ देखते हुए बोले। वो लोग जो यहाँ क़याम करने की जिद कर बैठते हैं कितने दलेर होते होंगे, फिर भी उन्हें यहाँ से भागना ही पड़ता है। आसपास कोई और मकान भी तो नहीं है, फारूक ने कहा। और इर्द गिर्द की पहाड़ियाँ बिल्कुल जिनों और तेवों की मानिंद हैं। वैसे मकान है बहुत खूबसूरत, मकान दिखाई नहीं देता, फरजाना बोली। फिर क्या ख्याल है, क्या हम होटल से इस मकान में मुंतकिल हो जाएं? महमूद ने पूछा। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, अलबत्ता फारूक शायद इस पर तैयार नहीं होगा, महमूद ने पूछा। क्यों? मैं क्यों तैयार नहीं होगा? डरपोक जो ठहरे। अच्छा ये बात है, तो हम आज ही इस मकान में मुंतकिल हो जाएंगे। अब्बाजान, मैं ये ताना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो तुम जो ताना बर्दाश्त कर सकते हो वो हमें बता दो, महमूद जमशेद के कहने से पहले बोला। हम इसके मुताल्लिक बाद में फ़ैसला करेंगे। सबसे पहले तो हमें वासिफ का सूटकेस यहाँ से निकाल कर उसके हवाले करना है। जी ठीक है, तीनों एक साथ बोले। अब वो मकान के बिल्कुल सामने पहुँच गए थे। मकान का रंग खून की मानिंद सुर्ख था, अलबत्ता दरवाज़ों और खिड़कियों का नीला रंग किया गया था। सुर्ख और नीले रंग का मिलाप वाकई कुछ डरावना सा मंजर पेश कर रहा था। जमशेद ने दरवाजे के पास पहुंचकर जेब से यूसुफ खान की दी हुई चाबी निकाली। उन्होंने चाबी ताले के सुराख में दाखिल की। दूसरे ही लम्हे ताला खटाक की आवाज़ के साथ खुल गया। उन्होंने दरवाज़ा अंदर की तरफ धकेला तो तेज़ चड़चड़ाहट की आवाज़ के साथ खुलता चला गया। दरवाजे की आवाज़ ने तीनों को सहमा दिया। उफ तौबा, किस कदर खौफनाक चड़चड़ाहट थी, महमूद बोला। बस अभी से डर गए, फारूक ने कहा। गालिबन वो हंसकर अपना खौफ दूर करना चाहता था। डर कौन कमबख्त रहा है, महमूद ने अकड़ कर कहा। मेरा ख्याल है तुम तीनों ही बाहर ठहरो, मैं अंदर जाकर सूटकेस ले आता हूँ। जी नहीं, हम आपके साथ चलेंगे। देखो जिद ना करो, हम आपको तन्हा अंदर नहीं जाने देंगे, महमूद ने अटल लहजे में कहा। अच्छा फिर आओ, ये कहकर जमशेद दरवाजे में दाखिल हो गए। उनके पीछे तीनों भी अंदर दाखिल हो गए और ऐन उसी वक्त दरवाज़ा उसी किस्म की तेज़ चड़चड़ाहट के साथ एकदम बंद हो गया। साथ ही मकान के अंदर एक तवील खौफनाक कहकहा गूंजा। कहकहे की आवाज़ इस कदर खौफनाक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। तीनों की टांगें कांपने लगीं। यूं भी दरवाज़ा बंद होते ही मकान में घुप अंधेरा छा गया था। अब्बाजान, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया, महमूद चिल्लाया। परवाह ना करो, बिजली का स्विच तलाश करो। मैं दाएं तरफ देखता हूँ, तुम बाएं तरफ देखो। कहकहा अभी तक जारी था, किसी तरह ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुन रहे हो, फारूक बोला। क्या? महमूद के मुंह से निकला। भूत का कहकहा। उफ तौबा, किस कदर लंबा है ये कहकहा। भूत भी इतना ही लंबा होगा जितना ये कहकहा, फरजाना की कपकपाती हुई आवाज़ आई। अचानक कहकहे को जैसे ब्रेक लग गया और मकान में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। ये सन्नाटा भी उन्हें बेहद खौफनाक लगा। इस खामोशी से तो वो कहकहा ही अच्छा था, महमूद ने तिल मिलाकर कहा। तो तुम खुद क्यों नहीं शुरू कर देते, फारूक ने मशवरा दिया। उसी वक्त बिजली का बल्ब रोशन हो गया। वो मकान के बरामदे में खड़े थे। महमूद को रोशनी होने के बाद सबसे पहले दरवाजे का ख्याल आया। वो दरवाजे की तरफ झपटा, दरवाजे का हैंडल पकड़कर अपनी तरफ खींचा, लेकिन वो टस से मस न हुआ। अभी खोलने की ज़रूरत ही क्या है, आओ अंदर चलें। तीनों एक लम्हे के लिए हिचकिचाए, फिर उनके पीछे चल पड़े। यूं ही उन्होंने कदम बढ़ाए, किसी के भारी भरकम कदमों की जोरदार आहट आने लगी। भूत हमारे साथ चल रहे हैं, फरजाना ने घुटी घुटी आवाज़ में कहा। तो तुम्हारी जान क्यों निकल रही है, महमूद हकलाया। और तुम क्यों हकला रहे हो, फारूक बोला। मैं तो भूतों का दिल रखने के लिए हकला रहा हूँ, ताकि उन्हें मायूसी ना हो, महमूद बोला। बहुत ख्याल है तुम्हें भूतों का, फारूक ने कहा। हमारे मेज़बान जो ठहरे। आहा, तो क्या हम भूतों के मेहमान हैं, फरजाना बोली। हाँ, मैंने किसी से सुना था कि भूत बहुत मेहमान नवाज होते हैं, अपने मेहमानों की खूब आओ भगत करते हैं। अब्बा जान, महमूद ने जमशेद को एक कमरे में दाखिल होते हुए देखकर कहा।
फिर वो तीनों भी तेजी से उस कमरे में दाखिल हो गए। इसके साथ ही भूतों के कदमों की आवाज़ें रुक गईं। लो भाई, आवाज़ रुक गई। मालूम होता है भूत साहिबान भी इस कमरे में दाखिल हो चुके हैं। महमूद बोला। खबरदार इन कुर्सियों पर ना बैठना, फारूक ने बुलंद आवाज़ में कहा। क्यों? फरजाना ने हैरान होकर पूछा। हो सकता है भूत इन कुर्सियों पर हमसे पहले ही बैठ चुके हों। फारूक की बात पर तीनों को बेतहाशा हंसी आ गई। कमरे में बिस्तर लगा हुआ है, अलमारी भी है। वासिफ ज़रूर यहीं सोया होगा, जमशेद बोले। तो अलमारी खोलकर देखिए ना, इसमें सूटकेस होगा, फरजाना ने कहा। जमशेद ने अलमारी के पट खोल डाले। दूसरे ही लम्हे चारों के मुंह से बेसाख्ता चीखें निकल गईं। अलमारी में से 20 चिमगादड़ें फड़फड़ाती हुई निकली थीं और अब वो कमरे में चक्कर लगा रही थीं। अलमारी खाली थी। तीनों बच्चे चिमगादड़ों को डरी डरी हालत में देख रहे थे। चिमगादड़ों की आवाज़ें भी लम्हा लम्हा तेज होती जा रही थीं। मुझे मालूम होता है भूतों ने चिमगादड़ों का रूप बदल लिया है, फारूक कपकपाती आवाज़ में बोला। तुम्हारी आवाज़ क्यों रो रही है? महमूद ने पूछा। मैं चिमगादड़ों की आवाज़ में आवाज़ मिला रहा हूँ, फारूक ने जुमला चुस्त किया। क्या दूसरे कमरे देखेंगे? हाँ, वो तो देखने ही पड़ेंगे। चारों उस कमरे से निकल आए और दरवाज़ा बंद कर दिया। उस कमरे के साथ ही एक दूसरा कमरा था। इंस्पेक्टर जमशेद ने उसका दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही एक बिल्ली की तेज़ और दर्दनाक चीख फ़ज़ा में उभरी। साथ ही एक सियाह और मोटी ताज़ी बिल्ली जमशेद पर झपटी। जमशेद इस हमले के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी उन्होंने खुद को बड़ी फुर्ती से एक तरफ कर लिया। बिल्ली अपने जोन में दीवार से टकराई। वो उठी और फिर उनकी तरफ आई। इस मर्तबा जमशेद ने उसे पाँव की एक ठोकर रसीद की, लेकिन ये देखकर उनकी हैरानी की इंतहा न रही कि बिल्ली एक बार फिर उसी जोशो खरोश के साथ उन पर हमला कर रही है। आखिर तंग आकर उन्होंने जेब से पिस्तौल निकाला और उस पर फायर कर दिया। फायर की आवाज़ के साथ एक बार फिर वही खौफनाक तवील कहकहा शुरू हो गया। बिल्ली कमरे के दरमियान पड़ी तड़प रही थी और कहकहा तीनों बच्चों के होश उड़ाए दे रहा था। उस कमरे में भी उन्हें सूटकेस न मिला। तीसरे कमरे का दरवाज़ा खुलते ही खौफनाक धमक की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे दूर, बहुत दूर जंगलियों का कोई कबीला किसी शख्स की कुर्बानी देने से पहले बड़े बड़े ढोल बजा रहा हो। ये धमक की आवाज़ इस कदर पुरस्रार थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। भूत ढोल बजा रहे हैं, फारूक के मुंह से निकला। शायद किसी भूत की शादी हो रही है, हम भी दावत खाकर जाएंगे, फरजाना की पुरसुकून आवाज़ सुनाई दी। आओ, यहाँ अभी कुछ नहीं है, जमशेद बोले। धमक उस वक्त तक जारी रही जब तक कि कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं कर दिया गया। निचली मंजिल पर सिर्फ 3 ही कमरे थे। जमशेद जीने पर चढ़े, लेकिन उसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। इसका मतलब यह है कि वासिफ इन्हीं 3 कमरों में से किसी एक में सोया होगा, क्योंकि निचली मंजिल में सिर्फ यही 3 कमरे सोने के हैं। क्या ख्याल है, ड्राइंग रूम भी देख लिया जाए? जी हाँ, ज़रूर। लेकिन क्या वासिफ चचा ड्राइंग रूम में सोए होंगे? नहीं, फिर भी देख लेने में क्या हरज है? जी, हरज तो कुछ नहीं, लेकिन हो सकता है भूत ड्राइंग रूम में कोई प्राइवेट मीटिंग कर रहे हों, फारूक बोला। आओ भाई, देखेंगे उन भूतों को भी, पहले सूटकेस तो देख लें। तो चलिए, बिस्मिल्लाह कीजिए, महमूद बोला। वो ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गए। इस मर्तबा न तो किसी चिमगादड़ ने उन्हें परेशान किया, न ही सिया बिल्ली ने हमला किया। कोई खौफनाक धमाका भी सुनाई नहीं दिया। इन सब बातों के बावजूद वो सब धक से रह गए। उनके उठते कदम लड़खड़ा गए। महमूद, फारूक और फरजाना किसी तरह भी अपने मुंह से निकलने वाली चीखों को ना रोक सके। सही मायनों में वो इस मर्तबा खौफजदा हुए थे, वरना इससे पहले तो वो मजाक ही करते रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक इंसानी ढांचा रस्सी से लटका हुआ था। रस्सी छत से लोहे के एक कुंडे से बांधी हुई थी और उसका दूसरा सिरा ढांचे की गर्दन से लिपटा हुआ था। ऐसा मालूम होता था जैसे उस शख्स को बरसों पहले इस कमरे में फांसी दी गई थी। उफ, मेरे खुदा, ये तो सचमुच किसी आदमी का ढांचा है। भूतों का शिकार, फरजाना के मुंह से निकला। मालूम होता है इसे बरसों पहले फांसी दी गई थी और उस वक्त से ये जूं का तूं लटका हुआ है, महमूद ने ख्याल जाहिर किया। हाँ, और इन कई बरसों में इसका गोश्त गल सड़ गया होगा। अब तो कमरे में किसी किस्म की बू भी नहीं है। तुम तीनों वाकई बहुत दिलेर हो जो इस माहौल में खड़े बातें कर रहे हो, वरना कोई आम आदमी तो शायद अपने होश में भी नहीं रह सकता। आओ चलें, यहाँ कोई सूटकेस नहीं है। लेकिन अभी आपने तलाशी कहाँ किया है? क्या तुम चाहते हो कि मैं कमरे की अलमारियाँ भी देख डालूँ? जी हाँ, महमूद बोला। कमाल है, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? डर? आप साथ हैं ना, इसलिए डर नहीं लग रहा है।
अच्छा, तुम तीनों यहीं ठहरो, मैं अलमारियां देख लेता हूं। लेकिन अब्बाजान, फारूक कुछ कहते कहते रुक गया। हाँ कहो, क्या बात है? सूटकेस इस कमरे में हर किस नहीं हो सकता। लो फरजाना, इसे डर लग रहा है। महमूद हंसा। नहीं, ये बात नहीं। साफ जाहिर है कि वासिफ चचा इस कमरे के दरवाजे से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं कर सके होंगे। वासिफ चचा ही क्या, कोई भी शख्स इस कमरे में दाखिल नहीं हो सका होगा। बहुत खूब, मैं यही देखना चाहता था कि तुम में से ये ख्याल पहले किसको आता है। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ सूटकेस नहीं हो सकता। तो फिर चलिए वापस चलें। जो ही वो वापस मुड़े, एक बार फिर वही भयानक क़हक़हा कमरे में गूंजने लगा। इस मरतबा आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ थी। वो चौंक कर मुड़े और इस वक्त चारों ने साफ महसूस किया, आवाज़ उस ढांचे के मुंह से आ रही थी। क़हक़हा किसी तरह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर जमशेद बोले, आओ चलें, सूटकेस यहाँ भी नहीं है। चारों दरवाज़ों की तरफ बढ़े। दरवाज़ा बदस्तूर बंद था। जमशेद ने उसे खोलने के लिए हैंडल पकड़कर अपनी तरफ खींचा, लेकिन वो अपनी जगह से ना हिला। दरवाज़ा शायद बाहर से बंद हो गया है। वो कहने लगे, किसी भूत ने बंद कर दिया होगा। फरजाना बोली, फिर अब क्या होगा? क्या हम यहीं कैद होकर रह जाएंगे? महमूद ने कहा, तुम तीनों बारी बारी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करो। तीनों ने जोर लगाना शुरू किया, लेकिन नाकाम रहे। अब्बाजान, कोई ना कोई खिड़की आजमाई जाए। फारूक ने कहा, हाँ ठीक है। उन्होंने एक बार फिर पहले कमरे का रुख किया। यहाँ अब कोई चिमगादड़ चक्कर नहीं लगा रही थी। मालूम होता है चिमगादड़ें फिर अलमारी में चली गई हैं। फारूक ने कहा, या फिर भूतों की सूरत इख्तियार कर ली होगी उन्होंने। फरजाना ने ख्याल जाहिर किया, क्यों ना अलमारी खोल कर देखा जाए। महमूद ने तजवीज़ पेश की। नहीं, वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर जमशेद ने खिड़की की चटखनियाँ गिरा दीं, लेकिन ये देखकर उनकी मायूसी की कोई हद न रही कि उसमें लोहे की सलाखें लगी थीं। तीनों कमरे की खिड़कियां सलाखों वाली थीं। वो थक कर बरामदे में आकर खड़े हो गए। मकान में एक बार फिर मुकम्मल तौर पर सन्नाटा छा गया था। ये सन्नाटा उन्हें हद दर्जे डरावना लगा। आखिर महमूद बोला, अब क्या किया जाए? यहाँ से निकलने की क्या सूरत हो सकती है? अब सिर्फ एक ही सूरत बाकी है। जमशेद ने कुछ सोचते हुए कहा, और वो क्या? दरवाजे को तोड़ दिया जाए। लेकिन दरवाज़ा कैसे टूटेगा? महमूद ने पूछा। मैं इसे तोड़ दूंगा, जमशेद बोले। आप तोड़ेंगे? लेकिन कैसे? अपना कंधा मारकर। यह बहुत मुश्किल काम होगा। अब इसके सिवा चारा भी क्या है? आपके कंधे पर चोट लगेगी। तुम फिक्र ना करो, मुझे इस काम की काफ़ी मश्क है। इससे पहले भी कई दरवाजे तोड़ चुका हूं। लेकिन यह दरवाज़ा बहुत मजबूत है। परवाह नहीं, आओ चलें। क्यों ना इस मकान में कोई कुल्हाड़ी तलाश की जाए? नहीं मिलेगी। मैंने चारों कमरों को बगौर देखा है, और ऊपर वाली मंजिल के जीने पर तो ताला ही लगा हुआ है। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ चल पड़े। तीनों उनके पीछे थे। जो ही वो दरवाजे के सामने पहुंचे, हैरत से उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरवाजे के दोनों पट चौपट खुले हुए थे। 15 मिनट बाद वो फिर होटल के काउंटर के पास खड़े यूसुफ खान से बातें कर रहे थे। वो जिस वक्त वहां पहुंचे थे तो यूसुफ खान ने उन्हें ऐसी नज़रों से देखा था जैसे वो खुद भूत हों। खुदा का शुक्र है कि आप खैरियत से वापस आ गए। कि ये क्या रहा? हमें मकान में कोई सूटकेस नहीं मिला। क्या वहां कोई सूटकेस नहीं मिला? किसी और का भी नहीं? नहीं। हैरत है, आज तक न जाने कितने मुसाफिरों ने उस मकान में क़याम किया है। सभी का सामान वहीं रह जाता है। इस लिहाज से तो वहां बेशुमार सूटकेस और दूसरी चीज़ें होनी चाहिए थीं। फिर इससे क्या मतलब निकाला जा सकता है? यूसुफ ने कहा। इससे सिर्फ यही मतलब निकाला जा सकता है कि वो सूटकेस और दूसरा सामान भूत ले जाते हैं। महमूद बोला। उसका ये जुमला सुनकर यूसुफ खान कपकपा उठा। उसके चेहरे पर जलजला सा तारी हो गया। खुदा के लिए भूतों का नाम न लें, मेरी जान निकलने लगती है। बहुत डरपोक वाक़े हुए हैं आप, फारूक ने कहा। अब भूतों से कौन टक्कर ले? उनके मामले में डरपोक होना ही बेहतर है। इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि थाने में रिपोर्ट कर देनी चाहिए, जमशेद ने कहा। थाने में रिपोर्ट? यूसुफ खान ने हैरान होकर कहा। लेकिन इससे क्या होगा? हो सकता है इस मकान में से कोई चोर सूटकेस वगैरह उड़ा ले जाता हो, और फिर मेरे दोस्त के सूटकेस में 25,000 रुपए थे। आखिर भूतों को रुपयों की क्या ज़रूरत? क्या बता सकते हैं? मेरी तो अकल हैरान है साहिब। मैं क्या कह सकता हूँ? जो आपका जी चाहे करें। तो ठीक है, मैं अभी थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करा देता हूँ। लेकिन इसका नतीजा कोई नहीं निकलेगा।
यूसुफ ने कहा। क्यों? कोई पुलिस वाला भी उस मकान का रुख नहीं करेगा। इस बस्ती में रहने वालों में से तो किसी में भी जुर्रत नहीं कि उस मकान में दाखिल हो सके। आखिर हम भी तो हैं जो उस सारे मकान को छान कर आए हैं। मुझे हैरत है, आप और आपके बच्चे बड़े दिल गुर्दे वाले हैं। आपको कोई वहां हादसा तो पेश नहीं आया? नहीं तो? आपने कोई भी अजीब बात नहीं देखी? उसने हैरान होकर पूछा। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं था वहां। हैरत है, फिर लोग क्यों वहां से बदहवास होकर भाग निकलते हैं? वो भूतों पर यकीन रखते होंगे। मेरा ख्याल है कि इस दुनिया में भूतों का कोई वजूद नहीं है। मेरी जिंदगी में आप पहले आदमी हैं जो ऐसी बात कह रहे हैं, वरना बाकरगंज का तो बच्चा बच्चा भूतों पर यकीन रखता है। मैं बाकरगंज का बाशिंदा नहीं हूं। ये कहकर जमशेद मुड़े और तीनों बच्चों समेत आ गए। यहां वासिफ की हालत पहले से बेहतर थी और वो बेगम जमशेद से बातें कर रहा था। हेलो वासिफ, अब तुम कैसे हो? मैं ठीक हूं। कहो क्या रहा? क्या मतलब? जमशेद ने हैरान होकर पूछा। मैं जानता हूं तुम उस मकान से होकर आ रहे हो। बेगम, क्या तुमने इसे बता दिया था? मैंने तो नहीं। मैं तुम्हारी जिद्दी तबीयत से वाकिफ हूं यार। बताओ, क्या तीर मार कर आ रहे हो? कुछ नहीं। वहां तुम्हारा सूटकेस नहीं मिला। ये तुमने किस कमरे में डेरा डाला था? बरामदा तय करने के बाद जो दाएं हाथ कमरा था उसमें ठहरा था। मेरा भी यही ख्याल था। क्या तुमने उसी कमरे की अलमारी में सूटकेस रखा था? अलमारी में? नहीं तो। मैंने तो उसे चारपाई के नीचे रखा था। क्या तुमने अलमारी खोली थी? नहीं तो। मुझसे उस मकान के बारे में कुछ ना पूछो। वासिफ एक बार फिर लरसने लगा। अच्छा छोड़ो, देखो मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहा हूं। क्या? थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे हो? लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है, मैं तुमसे बेहतर समझता हूं। तो क्या तुम भूतों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराओगे? वासिफ ने हैरान होकर पूछा। हाँ, जमशेद ने कहा और उठ खड़े हुए। जमशेद बाकरगंज का थाना देखकर मुस्कुराए। थाना क्या था, 2 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी इमारत थी जिसके सामने छोटा सा बागीचा था और बागीचों के बीचों बीच थाने के अंदर आने के लिए रास्ता बना हुआ था। सामने वाले कमरे में उन्हें मेज कुर्सी संभाले एक साहिब नजर आए जिन्होंने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। दरवाजे से बाहर एक कांस्टेबल भी खड़ा था। दूसरा कमरा शायद कांस्टेबलों के लिए था क्योंकि उस कमरे से कई आदमियों के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। वो दरवाजे पर खड़े कांस्टेबल की तरफ देखे बगैर अंदर घुस गए और एक कुर्सी पर बैठ गए। उनके सामने बैठा हुआ शख्स जो किसी गहरी सोच में खोया हुआ था चौंक उठा। जी फरमाइए, क्या बात है? उसके लहजे में सख्ती थी। एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। जमशेद मुस्कुराए। रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट? वो हैरान होकर बोला। आपकी तारीफ? जमशेद ने उसका नाम पूछा। सब इंस्पेक्टर शेर मोहम्मद, उसने अकड़ कर कहा। तो जनाब इंस्पेक्टर साहब, मुझे चोरी की एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। जी फरमाइए, आपकी क्या चीज़ चोरी हुई है? मेरी नहीं बल्कि मेरे एक दोस्त की। आपके दोस्त की? तो वो खुद क्यों नहीं आए? कहीं वो खुद भी तो साथ चोरी नहीं हो गए? शेर खान ने मजाक उड़ाया। वो दरअसल उनकी जहनी हालत ठीक नहीं है। अच्छा खैर, तफसील से लिखवाएं और ये भी लिख दें कि शक किस पर है। जी बेहतर। मेरे दोस्त ने, जिसका नाम वासिफ महमूद है, कल शाम आसिफ ज़दा मकान किराए पर लिया था। क्या कहा? आसिफ ज़दा मकान किराए पर लिया था? शेर मोहम्मद लिखते लिखते रुक गया। हाँ, लिखते जाइए। वो वहाँ एक सूटकेस लेकर रहने के लिए गया था। उसके सूटकेस में 25,000 रुपये थे। सुबह उसको बेहोशी की हालत में उठाकर होटल आपगीना में लाया गया। मैं उसका सूटकेस लेने के लिए मकान में गया था। क्या कहा? आप उस मकान में सूटकेस लेने गए थे? शेर खान एक बार फिर लिखते लिखते रुक गया। जी हाँ, लेकिन मकान के चारों कमरों की तलाशी लेने के बाद भी सूटकेस नहीं मिला। आपने निचली मंजिलों के कमरों में सूटकेस तलाश किया था? उसकी आंखें हैरत से उभल रही थीं। जी हाँ। आपका नाम? जी सरवर बेग। कहाँ से आए हैं? शहर से। यहाँ आपगीना में क़याम है। बस या कुछ और लिखवाना है? जी बस यही कुछ है। इन हालात में जाहिर है आप किसी पर शक नहीं कर सकते। क्यों? कर क्यों नहीं सकता? क्या मतलब? क्या आपको किसी पर शक है? शेर खान का हैरत के मारे बुरा हाल था। जी हाँ, जमशेद मुस्कुराए। किस पर? आसिफ ज़दा मकान के भूतों पर। क्या आप मजाक के मूड में हैं? शेर खान को गुस्सा आ गया। जी नहीं तो। भला इसके अलावा और क्या नतीजा निकाला जा सकता है? तो क्या आप चाहते हैं कि मैं भूतों को यहाँ पकड़ कर लाऊं? यह आपका काम है, आप जाने।
आप अजीब आदमी हैं। वैसे मैं ये मशवरा ज़रूर दे सकता हूँ कि इसकी तहकीकात आप गिना के होटल के उन मुलाजमों से शुरू की जाए जो मेरे दोस्त को चारपाई पर उठाकर लाए थे। शुक्रिया, मुझे किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं। मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, तो फिर मुझे इजाज़त है? हाँ, आप जा सकते हैं, लेकिन अभी आप अबगिना होटल छोड़कर नहीं जाएंगे। वो किस लिए? जमशेद ने हैरान होकर पूछा। क्या आप अपने दोस्त का सूटकेस नहीं चुरा सकते थे? बहुत खूब, तो ये बात है। लेकिन आप उस वक्त तक मुझ पर पाबंदी कैसे लगा सकते हैं जब तक कि मेरा दोस्त मुझ पर शक का इजहार न करे? मैं आज ही मिस्टर वासिफ से मिलूंगा। मैं अगर आबगिना होटल से कहीं गया तो आप मुझे आसिफ ज़दा मकान में मिल सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल मैं वहीं क़याम करने के बारे में सोच रहा हूँ। जी? शेर मोहम्मद की आंखें फटी की फटी रह गईं। जमशेद मुस्कुराते हुए मुड़े और थाने से बाहर निकल आए। शेर मोहम्मद अभी तक मुंह फाड़े उन्हें देख रहा था। वहां से निकलकर वो तार घर आए और उन्होंने किसी को एक लंबा चौड़ा तार दिया। जमशेद वापस पहुंचे तो तीनों बच्चे, उनकी वालदा और वासिफ अपने कमरे में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। तुम लोग बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्या सूटकेस मिल गया है? सूटकेस? भला वो कैसे मिल सकता है? उसे तो भूत ले जा चुके हैं, उन्होंने हंसकर कहा। मैंने रिपोर्ट दर्ज करा दी है। क्या फ़ायदा? मैं जानता हूं अब सूटकेस वापस नहीं मिलेगा, वासिफ ने कहा। लेकिन मैं अभी एक फैसला कर चुका हूं। जमशेद के तेज लहजे ने उन सबको चौंका दिया। कैसा फैसला? बेगम जमशेद ने कहा। मैं आज रात उस आसिफ ज़दा मकान में गुजारूंगा, बल्कि हो सकता है कि 2-3 रातें गुजारूं। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? वासिफ हलक फाड़ कर चिल्लाया। उसके चेहरे पर खौफ की परछाइयां थीं और वो जमशेद को बुरी तरह घूर रहा था। हाँ, मैं भूतों से तुम्हारा सूट लेकर रहूंगा। ये पागलपन होगा, वासिफ बोला। जो भी समझो। क्या तुमने यूसुफ खान को 1 माह का किराया अदा कर दिया था? हाँ, 3,000 रुपये। बस ठीक है, अब उसी किराए में मैं वहाँ रहूँगा। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम नहीं जानते वहाँ रात के वक्त कितने खौफनाक वाक़यात पेश आते हैं। तो तुम बता दो। अफसोस, मैं जब भी बताने का इरादा करता हूँ मुझ पर कपकपी तारी हो जाती है, ज़बान लड़खड़ाने लगती है और महसूस होने लगता है जैसे मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा। बस तो फिर मैं खुद ही जाकर मालूम कर लूँगा। अब्बाजान, क्या आप वहाँ तन्हा रहेंगे? महमूद ने पूछा। हाँ बेटा। तो क्या आप हमें यहीं छोड़कर जाएंगे? फरजाना बोली। बिल्कुल। ये कैसे हो सकता है अब्बाजान? फारूक बोला। क्यों नहीं सकता? हम भी आपके साथ जाएंगे, फारूक ने फैसला कुन अंदाज में कहा। नहीं, तुम तीनों वहाँ डरोगे। क्या हम आपके साथ गए नहीं थे? दिन की बात और है, रात को वहाँ ज़्यादा खौफनाक चीज़ें नजर आएंगी। आपके होते हुए हमें बिल्कुल डर नहीं लगता, लेकिन सुबह तो तुम तीनों का डर के मारे दम निकला जा रहा था। जमशेद मुस्कुराए। वो तो हम भूतों का दिल रखने के लिए एक्टिंग कर रहे थे। जी हाँ। क्या आपका ख्याल है हम डर रहे थे? नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। तुम वासिफ चचा के साथ इस कमरे में रहोगे। आपका वहाँ तन्हा जाना किसी तरह भी मुनासिब नहीं। इस मर्तबा बेगम जमशेद बोली। तो क्या मैं आपको साथ ले जाऊं? जमशेद ने मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा। हाँ, हम चारों ही आपके साथ चलेंगे। वेरी गुड, ये हुई बात। महमूद खुशी से चिल्लाया। अम्मी जान जिंदाबाद, फारूक ने नारा लगाया। हम सब, फरजाना बोली। साथ जाएंगे, महमूद और फारूक ने जुमला पूरा किया। अच्छा भाई, तुम जीते और मैं भी जीता। मैं अभी जाकर यूसुफ खान से बात करता हूँ। मिस्टर यूसुफ, मैं तुम्हारे होटल से जा रहा हूँ, जमशेद ने काउंटर पर आकर कहा। उस कमरे की हमसे ज़्यादा वासिफ को ज़रूरत है। उसकी जहनी हालत ठीक नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने तो बताया है कि वो अब ठीक हैं। हाँ, पहले से तो बेहतर है, लेकिन जाहिर है कि अब वो आपके आसिफ ज़दा मकान में तो जाएंगे नहीं। हाँ, ये बात तो है, इसीलिए हमने यहाँ से जाने का फ़ैसला कर लिया है। मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन आप जाएंगे कहाँ? आसिफ ज़दा मकान में, जमशेद ने मुस्कुराते हुए पुरसुकून आवाज़ में कहा। क्या? होटल का मालिक इस कदर जोर से चिल्लाया कि हॉल में बैठे हुए तमाम लोग चौंक कर उसे देखने लगे। मैं बीवी बच्चों समेत वहाँ जा रहा हूँ। आपको कोई एतराज़ तो नहीं? एतराज़? क्या ऐसा वैसा एतराज़? मैं हरगिज़ आपको वहाँ नहीं जाने दूंगा। गज़ब खुदा का, आप वहाँ बीवी बच्चों समेत जाएंगे? तौबा, ऐसी बात कभी सोची ना सुनी। न जाने आप किस मिट्टी के बने हुए हैं। तुम जानते ही हो कि मेरे तीनों बच्चे सुबह भी मेरे साथ वहाँ गए थे। तो क्या बच्चे भी आपके साथ अंदर गए थे? यूसुफ खान ने हैरान होकर पूछा।
हाँ, खैर दिन की बात और है, लेकिन आप और आपके बीवी बच्चे रात को वहाँ एक पल नहीं ठहर सकते। लेकिन मैंने अहद कर लिया है कि अपने दोस्त का सूटकेस वापस लेकर रहूँगा। माफ़ी चाहता हूँ, आपके दिमाग में ज़रूर कोई खलल है। जो जी में आए समझो। हाँ, मैं तो इसी वक्त वहाँ जा रहा हूँ। मेरे दोस्त वाला किराया ही काफ़ी होगा या नए सिरे से किराया अदा करना होगा? जमशेद ने पूछा। आपको 3,000 रुपये देने होंगे, यूसुफ खान ने कहा। और जो मेरे दोस्त ने कल 3,000 रुपये जमा करवाए थे, तो आपके दोस्त को किसने मना किया है? जाकर रह ले 1 माह तक वहाँ। बहुत अच्छा, ये लो रसीद काट दो, जमशेद ने जेब से बटवा निकालते हुए कहा। रसीद? हाँ, रसीद ले लें। यूसुफ खान ने रुपए गिनकर रसीद काट दी। एन उसी वक्त सब इंस्पेक्टर शेर मोहम्मद अंदर दाखिल हुआ। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, तशरीफ़ लाइए। बहुत दिनों बाद तशरीफ़ आवरी हुई है। हाँ, कहाँ है वो मिस्टर वासिफ जिन्होंने कल आसेब ज़दा मकान में क़याम किया था और जिनका सूटकेस वहाँ रह गया? उसने आते ही कहा। वो ऊपर कमरे में है। मैं पूछता हूँ, आखिर तुम लोग उस मकान को किराए पर देते ही क्यों हो? तुम्हें कितनी मर्तबा मना किया है? जी, लोग ज़बरदस्ती करते हैं। आज के बाद किसी को वो मकान किराए पर ना देना। मैं क्या करूं, लोग मानते ही नहीं। वो हर बात की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। और अब मुझे जो आना पड़ा है, ये मिस्टर वासिफ की वजह से तो नहीं आना पड़ा। उनके दोस्त सरवर बेग की वजह से आपको तकलीफ हुई। यूसुफ खान ने जमशेद की तरफ इशारा किया। इन्हें भी देख लूँगा, ज़रा पहले उनसे मिल लूँ। और हाँ, मैंने कह दिया ना, आइंदा वो मकान किसी को किराए पर ना देना। मिस्टर सरवर बेग चंद मिनट पहले उसे किराए पर ले चुके हैं। क्या? शेर मोहम्मद हलक फाड़ कर चिल्लाया। जी हाँ मिस्टर सरवर बेग, आपका दिमाग दुरुस्त है? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है। दरअसल मुझे अपना दोस्त का सूटकेस भूतों से हासिल करना है। कर चुके हासिल, अपना भी सामान गंवाओगे और खुद को भी मुसीबत में डालोगे। क्या? एक बार फिर वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया। आपका दिमाग वाकई खराब हो गया है। शुक्रिया। यूसुफ खान, अपने उन 4 मुलाजिमों को बुलाओ जो मिस्टर वासिफ को लेकर आए थे। जी अच्छा। चंद मिनट बाद 4 मुलाजिम वहां खड़े थे। तुम मिस्टर वासिफ को कहां से उठाकर लाए थे? शेर खान ने पूछा। मकान के बाहर से, उनमें से एक बोला। तुम्हें कैसे मालूम हुआ था कि वो मकान के बाहर पड़ा है? अचानक जमशेद ने सवाल किया और शेर खान उन्हें घूरने लगे। हमें खान साहिब ने भेजा था, एक मुलाजिम ने यूसुफ खान की तरफ इशारा करते हुए कहा। और आपको कैसे मालूम हुआ था? जमशेद ने पूछा। मुझे तो मालूम होता ही है। जब भी कोई किराएदार वहां क़याम करता है, अगली सुबह उसे वहां से उठवाकर लाना ही पड़ता है। तुम लोग मकान के अंदर भी दाखिल हुए थे? जमशेद ने पूछा। जी, मकान के अंदर। इस सवाल से ही वो सहम गए। एक बात बताएं मिस्टर सरवर बेग, शेर खान ने गुस्से से कहा। जी फरमाइए। जमशेद मुस्कुराए। इंस्पेक्टर मैं हूं या आप? जी आप हैं। और सवाल इन लोगों से आप कर रहे हैं? अगर आपको बुरा लगा है तो मैं मुआफ़ी चाहता हूं, जमशेद बोले। तुम जा सकते हो, शेर खान ने गर्दन अकड़ा कर कहा। 4 मुलाजिम चले गए। उसके बाद शेर खान जमशेद के साथ वासिफ के पास आया और पूछा। क्यों मिस्टर वासिफ, क्या आप सूटकेस तलाश करवाना चाहते हैं? जी हाँ, वासिफ ने जमशेद की तरफ देख कर कहा। तो फिर बताइए आपको किस पर शक है? शक? जी शक तो किसी पर भी नहीं। आपको मिस्टर सरवर बेग पर तो शक नहीं? जी सरवर बेग पर? आपका दिमाग तो ठीक है, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। जमशेद ने बर वक्त इशारा कर दिया था कि ये मेरा फर्जी नाम है। देखिए मिस्टर वासिफ, जब तक आप किसी पर शक का इजहार नहीं करेंगे, सूटकेस को तलाश करना मुश्किल ही है। फिर भी हम कोशिश करेंगे। ये कहकर वो कमरे से निकल गया। अब चलने की तैयारी करो, मैं शाम से पहले ही वहां पहुंच जाना चाहता हूं, जमशेद बोले। क्या यूसुफ खान मान गया? वासिफ ने पूछा। हाँ मान गया है, लेकिन 3,000 रुपये किराया लेकर। क्या मतलब? क्या मेरा किराया खत्म हो गया है? वासिफ ने हैरान होकर पूछा। उसका कहना है कि तुम बड़े शौक से मकान में रह सकते हो, उसे कोई एतराज़ नहीं। क्या तुम मकान में चलकर रह सकते हो? हरगिज़ नहीं, क़यामत तक नहीं। बस तो फिर तुम्हारा किराया ख़त्म हो गया और आज से हमारा किराया शुरू हो रहा है, जमशेद ने मुस्कुरा कर कहा। कमाल है, वासिफ ने हैरान होकर कहा। अच्छा अब उठ चलो। उन्होंने अपने कपड़े वगैरह सूटकेस में रखे और नीचे उतर आए। यूसुफ खान उन्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था।
ये पहला मौका था कि कोई शख्स बीवी बच्चों समेत उस मकान में रहने के लिए जा रहा था। हॉल में बैठे हुए लोगों को भी ये बात मालूम हो चुकी थी। वो भी उन्हें फटी फटी आंखों से देख रहे थे। आखिर यूसुफ खान से न रहा गया। मैं एक बार फिर आपको समझाता हूँ, अपने इरादे से बाज आ जाएं। अपने ऊपर नहीं तो इन मासूम बच्चों पर रहम करें। मैंने इन्हें मना किया था, लेकिन ये भी मेरे साथ जाने पर बज़िद हैं। खुदा आप पर रहम करे। उम्मीद है कि सुबह आप 4 आदमियों और 1 चारपाई के बजाय 20 आदमी और 5 चारपाइयाँ रवाना करेंगे। जमशेद मुस्कुराए। इस पर वो सब बेतहाशा हंसने लगे। उफ खुदाया, मैंने आपसे ज़्यादा अजीब आदमी आज तक नहीं देखा। वो सबको हैरान व परेशान छोड़कर होटल से निकल आए। एक बार फिर वो आसेब ज़दा मकान के सामने पहुंच गए। जमशेद ने जेब से चाबी निकाली, ताला खोला और दरवाजे के पट खोल दिए। बेगम, मैं तुम्हारी तरफ से फिक्रमंद हूं, वो बोले। क्यों? क्या आप समझते हैं कि मुझे अंदर डर लगेगा? हाँ, आपके होते हुए डरने की क्या ज़रूरत है। आप चलिए अंदर। लेकिन मैं हैरान हूं, क्या आप सिर्फ वासिफ के सूटकेस के लिए यहाँ आए हैं? बेगम जमशेद ने पूछा। एक मकसद ये भी है, उन्होंने जवाब दिया। इसका मतलब ये है कि कोई और मकसद भी है, फरजाना बोली। हाँ, मैं देखना चाहता हूँ इस मकान में हो क्या रहा है। क्या आप समझते हैं कि भूतों वाली बात गलत है? खुदा जाने क्या मामला है। यही तो बात देखने आया हूँ कि आखिर ये भूत चाहते क्या हैं। खुदा की पनाह, तो क्या आप भूतों से ये बात मालूम करेंगे? शायद उनसे बराह रास्त बात हो ही जाए। आप अंदर भी चलेंगे या दरवाजे पर ही खड़े रहेंगे? मैं अंदर जाने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि अपने होश व हवास कायम रखना। आप बेफिक्र रहें, जो होगा देखा जाएगा। वो अंदर दाखिल हो गए। इस मर्तबा मकान का बैरूनी दरवाज़ा उनके अंदर जाने के बाद खुद ब खुद बंद नहीं हुआ, न ही कोई तवील कहकहा सुनाई दिया। मालूम होता है भूत इस वक्त सो रहे हैं, फारूक ने कहा, या फिर घूमने फिरने चले गए होंगे। महमूद ने ख्याल जाहिर किया। दोनों बातें गलत हैं। दरअसल भूत यहीं मौजूद हैं, लेकिन वो सोच भी नहीं सकते कि हम इतनी जल्दी दोबारा भी आ सकते हैं, क्योंकि आज तक यहाँ कोई वापस आया ही नहीं होगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फिर भी ये लोग इस कदर खौफज़दा हैं। सुबह जब आप आए थे तो क्या खौफनाक चीज़ें दिखाई दी थीं? हाँ, कुछ हुआ तो था, लेकिन इस वक्त वो शायद तुमसे शर्मा रहे हैं। जमशेद को भी मजाक की सूझी। लीजिए, अब मुझे भी घसीटने लगे। मेरे क्या रिश्तेदार हैं भूत? वो पहले कमरे में पहुंच गए। ये वही कमरा था जिसकी अलमारी से चिमगादड़ें निकली थीं। उसमें 2 पलंग मौजूद थे। हमें दूसरे कमरे से 2-4 चारपाइयाँ इस कमरे में ले आनी चाहिए, क्योंकि हम रात को एक ही कमरे में सोएंगे, जमशेद ने कहा। बस शर्त यह कि भूतों ने सोने दिया, फरजाना बोली। चलो महमूद, फारूक, 2 चारपाइयाँ ले आएं। अब्बाजान, सिर्फ 1 चारपाई से काम चल जाएगा, महमूद ने कहा। वो कैसे? एक पर आप, एक पर अम्मी और फरजाना, और तीसरी पर हम दोनों। इस तरह हमें डर का एहसास भी नहीं होगा, महमूद ने बताया। चलो यूं ही सही, तो आओ मेरे साथ, या फिर तुम यहीं ठहरो, मैं खुद ही उठा लाता हूँ। नहीं नहीं, हम उठा लाएंगे, आप बस हमारे साथ चलें। दूसरे कमरे में पहुंचकर जमशेद ने धीमी आवाज में कहा, दिन में हमने जो सुना और देखा था उसका जिक्र अपनी अम्मी से न करना, खास तौर पर उस ढांचे का जिक्र न आने पाए। जी बेहतर। वो चारपाई उठा कर ले आए। अब हम क्या करें? जाहिर है कि बेकार तो बैठा नहीं जाएगा, बेगम जमशेद ने कहा। क्यों ना इस मकान को एक नज़र देख लिया जाए? हाँ, बात ठीक है। आप तीनों तो सुबह देख ही चुके हैं, अब हम भी देख लें। हाँ हाँ ज़रूर। वो सब उठ खड़े हुए। जमशेद उन्हें दूसरे कमरे में लाए। उस कमरे में उनकी मुलाकात सिया बिल्ली से हुई थी। उसकी लाश अभी तक जूं की तूं पड़ी थी। ओह, इसे तो हम भूल ही गए। इसे उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। जमशेद उसे देखकर चौंके। ये कैसे मरी? बेगम जमशेद ने पूछा। ये मरी नहीं, मारी गई है, महमूद ने बताया। फिर बिल्ली के मुतालिक तफसील से बताने लगा। इस दौरान जमशेद ने बिल्ली को दुम से पकड़कर खिड़की की सलाखों से बाहर फेंक दिया। फिर वो उस कमरे से निकलकर तीसरे कमरे में आए। यहाँ भी इस वक्त कोई अजीब सी बात महसूस नहीं हुई। उसके बाद वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़े ही थे कि जमशेद बोल उठे। इस कमरे का दरवाज़ा नहीं खुलता, हम सुबह कोशिश कर चुके हैं, तो ऊपर चलिए। ऊपर की मंजिल भी मुकफ़िल है, जीने पर ताला लगा है। इसका मतलब है हमें सिर्फ इन 3 कमरों में ही रहना होगा, बेगम जमशेद बोली। हमें कौन सा यहाँ मुस्तकिल तौर पर रहना है? जमशेद बोले। क्या छुट्टियाँ यहाँ नहीं गुजारेंगे? हो सकता है यहीं गुजारें, ये सब हालात पर मुनहसिर है,
ये भी ठीक है, लेकिन इस मकान में तो कोई भी अजीब बात नजर नहीं आई। फिर आखिर लोग क्यों इससे डरते हैं? तुम्हें इस बात का जवाब रात को मिल जाएगा, जमशेद ने कहा। क्यों, रात को क्या होगा? भूतों का खेल दरअसल रात ही को शुरू होता है। ओह, बेगम जमशेद के मुंह से निकला। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं घबरा नहीं रही हूं। अब्बाजान, जरा इस अलमारी को तो खोलकर देखें, महमूद ने कहा। नहीं, हमें जरूरत ही क्या है इसे खोलने की। क्यों, इस अलमारी में क्या बात है? बेगम जमशेद ने पूछा। कुछ नहीं, सुबह हमने इसे खोला था तो इसमें से चिमगादड़ें निकल पड़ी थीं, जमशेद ने कहा। ओह, तब तो इसे ना ही खोलें, वरना इस कमरे में नहीं ठहरा जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये मकान होटल आबगीना और दूसरी आबादी से 1 मील के फासले पर बिल्कुल अलग थलग बना हुआ था। गोया इस वक्त वो उस मकान में बिल्कुल तन्हा थे। आसपास कोई और इंसान मौजूद नहीं था। कोई और होता तो शायद बीवी बच्चों समेत आने की जुर्रत न करता, लेकिन ये जमशेद थे, अपने वक्त के दिलेर तरीन आदमी। सुबह के वक्त अगरचे बहुत खौफनाक वाक़यात देखने में आए थे, फिर भी वो इस वक्त यहाँ बीवी बच्चों समेत मौजूद थे। और इस वक्त शाम के साए लंबे होते जा रहे थे, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया और तारीकी गहरी होने लगी। तमाम बल्ब रोशन कर दो, इस मकान में जितने भी बल्ब नजर आए सबको रोशन कर दो, जमशेद ने महमूद और फारूक से कहा, और उनके साथ खुद भी उठ खड़े हुए। फरजाना ने बच्चों का एक नॉवेल शुरू कर दिया था। बेगम जमशेद एक मोटा सा नॉवेल पढ़ने लगी थीं। तीनों कमरे का बल्ब जलाकर बाहर निकल गए। सबसे पहले उन्होंने बरामदे का बल्ब रोशन किया, फिर बाकी मानदा दोनों कमरों के बल्ब भी रोशन कर दिए। अब्बाजान, ड्राइंग रूम का बल्ब भी रोशन करें? महमूद ने पूछा। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा। अगर अम्मी ने पूछ लिया कि उस कमरे का दरवाज़ा कैसे खुल गया तो भाई कह दूंगा कि भूतों ने खोला होगा। अव्वल तो हम उन्हें उस कमरे से निकलने ही नहीं देंगे। ये भी ठीक है। जमशेद ने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया। ढांचा उसी तरह लटक रहा था, अंधेरे में भी चमक रहा था। उन्होंने कमरे का बल्ब रोशन कर दिया। जो ही वो कमरे से बाहर निकलकर बरामदे की तरफ आए, बैरूनी दरवाज़ा खुद ब खुद जोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। लो भाई, भूतों का प्रोग्राम शुरू हो गया, जमशेद ने दरवाजे को घूरते हुए कहा। चलिए कमरे में चलें, महमूद बोला। हाँ चलो। वो अपने कमरे में आए और उसका दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसके बाद उन्होंने डब्बों में बंद कुछ खुश्क चीज़ें खाईं और पढ़ने के लिए नॉवेल रिसाले निकाले। फिर चारपाइयों पर लेटकर पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते उन सबको न जाने किस वक्त नींद आ गई। वो तो उस वक्त जागे जब खौफनाक और तवील कहकहे कमरे में गूंजना शुरू हो गए थे। वो हड़बड़ा कर उठे। ये देखकर चौंक उठे कि जमशेद अपने बिस्तर पर नहीं थे। कमरे की चटखानी गिरी हुई थी। अरे ये अब्बाजान कहाँ चले गए? फरजाना ने बदहवास होकर कहा। खुदा जाने, बेगम जमशेद बोली। आओ बाहर देखते हैं। चारों कमरे से बाहर निकल आए। कहकहा अभी तक जारी था और उसकी गूंज दीवारों से टकराकर भयानक समा पैदा कर रही थी। तो तौबा है, ये कहकहा तो किसी तरह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बेगम जमशेद कपकपा उठी। भूत का कहकहा है, उसकी जिसामत के लिहाज से ही तवील होगा, फरजाना बोली। चलो उस दूसरे कमरे में देखते हैं। जो ही वो दूसरे कमरे के सामने पहुंचे, कहकहा रुक गया। वो दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोलते ही अंदर दाखिल हुए। ऐन उसी वक्त एक सिया बिल्ली ने महमूद पर छलांग लगाई। वो बुरी तरह उछला और उसका खौफजदा होकर उछलना ही उसे बचा किया, वरना बिल्ली सीधी उसी की तरफ आई थी। अरे, इसे तो अब्बा जान ने मार दिया था, फारूक के मुंह से निकला। ये दूसरी होगी, महमूद ने कहा, और फिर उछलकर एक तरफ हो गया। बिल्ली के हमलों में तेजी आती जा रही थी और उस पर बढ़ बढ़कर हमले कर रही थी। बेगम जमशेद और फरजाना उसे हैरत से देख रही थीं। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी बिल्ली नहीं देखी थी जो इंसानों पर हमला करे। फिर उन्होंने देखा कि महमूद की उछल कूद की रफ्तार सुस्त पड़ती जा रही है। फारूक, फरजाना, आगे बढ़ो, इस बिल्ली को फुटबॉल समझो, बेगम जमशेद चिल्लाई। फिर कमरे में फुटबॉल का एक मैच शुरू हो गया। वो उछलकर एक तरफ होते और बिल्ली के एक ठोकर रसीद कर देते। तीनों तीन तरफ से हमला कर रहे थे। बिल्ली अब उन पर गुर्रा गुर्रा कर झपट रही थी। अचानक फारूक की एक ज़बरदस्त ठोकर उसके सर पर लगी। हुआ ये कि वो सीधी फारूक की तरफ झपटी थी। फारूक ने इधर उधर होने के बजाय वहीं खड़े रहकर पांव की ठोकर उसे मारी जो उसके सर पर लगी। उसके हलक से एक दिलदोज चीख निकली और वो दूसरी तरफ उलट गई। उसके बाद वो उठ ना सकी, शायद बेहोश हो गई, फारूक ने हाँफते हुए कहा। अजीब बिल्ली थी ये। सुबह वाली बिल्ली ने भी क्या इसी तरह हमला किया था? बेगम जमशेद ने पूछा। हाँ, उसे अब्बा जान ने पिस्तौल से मारा था। कमाल है, तुम्हारे अब्बा जान तो यहाँ भी नहीं है। आओ तीसरे कमरे में चलें। चलिए।
तीसरे कमरे का दरवाज़ा खुला तो नकारों की धमाक शुरू हो गई। अरे ये नकारे कहाँ बज रहे हैं? बेगम जमशेद की आवाज़ से खौफ टपक रहा था। इसी मकान में बज रहे हैं। सुबह भी बजे थे। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे सरों पर बजा रहा है, फरजाना बोली। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। ओफ तौबा, कितनी पुरस्कार आवाज़ है और मेरी टांगें कांपने लगी हैं, फरजाना ने सच्चे लहजे में कहा। वो वाकई डर रही थी। चलो, खुदा के लिए यहां से निकल चलो, मैं ये धमक बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेगम जमशेद का रंग उड़ा जा रहा था। चारों उस कमरे से भी निकल आए। उनके निकलते ही धमक बंद हो गई। अब बरामदे के दूसरी तरफ ड्राइंग रूम रह गया था। उसे भी देख लेना चाहिए, फरजाना ने कहा। नहीं, ये तो बंद है, महमूद ने कहा। हो सकता है इस वक्त ये खुला हो, बेगम जमशेद ने पूछा। हाँ, भूतों ने खोल दिया होगा, फरजाना बोल उठी। तुम्हारे हलक से भी आवाज़ निकलने लगी? अभी कमरे में तो जान निकल रही थी। उफ, उस कमरे का जिक्र ना करो, मुझे वो धमक फिर याद आ गई है। साथ ही मेरे कानों में फिर से गूंजने लगी है। क्या तुम भी उसकी गूंज सुन रहे हो? बेगम जमशेद ने घबरा कर कहा। नहीं तो, हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जल्दी से उस कमरे को भी देख डालो, खुदा जाने वो कहाँ चले गए हैं। जब उस कमरे का दरवाज़ा ही बंद है तो देखें कैसे? मैं देखती हूँ दरवाज़ा बंद है या खुला। ये कहकर फरजाना दरवाजे की तरफ बढ़ी। महमूद ने चाहा कि आगे बढ़कर उसे रोक ले, मगर वो उससे ज़्यादा फुर्तीली साबित हुई। वो उससे पहले दरवाजे पर पहुंच गई और एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। इतनी देर में बेगम जमशेद भी दरवाजे के सामने पहुंच चुकी थीं। दूसरे ही लम्हे उनके मुंह से तवील चीखें निकलने लगीं। दोनों चीखें जा रही थीं। महमूद और फारूक दौड़कर उनसे लिपट गए और उन्हें तसल्ली देने लगे। अम्मी, होश में आइए, महमूद चिल्लाया। फरजाना, फारूक ने महमूद को थपकी दी। कमरे के बीचों बीच इंसानी ढांचा मोटे से रस्से से बंधा लटक रहा था। अचानक एक बार फिर वही तवील कहकहा मकान में गूंजने लगा। इस मर्तबा कहकहा पहले से कई ज्यादा बुलंद आवाज में था और मकान की हर दीवार से आता महसूस हो रहा था। कहके के साथ ही वो धमक फिर शुरू हो गई। धमक के साथ हजारों कुत्तों और बिल्लियों के रोने की तेज आवाज़ें शुरू हो गईं। उन्हें यूं लगा जैसे उनके कानों के पर्दे फट जाएंगे। इस वक्त तो महमूद और फारूक भी खौफजदा हुए बगैर न रह सके। चारों इंसानी ढांचों के सामने खड़े थर थर कांप रहे थे। भूत रो रहे हैं, फारूक ने हिम्मत करके कहा। शायद वो बोलकर उनकी हिम्मत बढ़ाना चाहता था, लेकिन खुद उसका बुरा हाल था। उससे जुमला भी बहुत मुश्किल से निकला। शायद कोई भूत मर गया है, महमूद बोला। अरे यहां से भाग चलो, बेगम जमशेद के मुंह से आवाज निकली। लेकिन अब्बा जान, फरजाना ने बुलंद आवाज में कहा। खुदा जाने वो इस मकान में हैं भी या नहीं। बेगम जमशेद ने फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखा। फिर भी अम्मी जान, हम उनके बगैर इस मकान से कैसे जा सकते हैं? नहीं, हम उन्हें यहां छोड़कर नहीं जाएंगे। अरे बेवकूफ़ों, मैं इस मकान से भागने के लिए कब कह रही हूं? मैं तो उस कमरे के पास भागने के लिए कह रही हूं, उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्योंकि खौफनाक कहकहा, पुरस्कार धमक और कुत्तों बिल्लियों की आवाज़ों की वजह से कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो गिरते पड़ते अपने कमरे में दाखिल हुए। यकलख्त वो एक साथ पूरी कुव्वत से चिल्लाए। उनकी आंखें कमरे के दरमियान फर्श पर पड़ी। एक चीज को फटे फटे अंदाज में देख रही थीं। कमरे के बीचों बीच एक 2-2.5 फुट लंबा जूता पड़ा था। भूत का जूता, फारूक के मुंह से डरी डरी आवाज निकली। लेकिन दूसरा जूता, महमूद हकलाया। भूत एक टांग का होगा, फारूक ने जल्दी से कहा। इसे उठाकर बाहर फेंक दो, बेगम जमशेद बोली। और अगर भूतों ने हम पर अमानत में खयानत का इल्जाम लगाया तो, फारूक बोला। बड़ी जबान चल रही है तुम्हारी, फरजाना ने उसे घूरा, क्योंकि वो ज्यादा ही डर गई थी। चल कहाँ रही है? चला रहा हूं। तुम क्या जानो कि इसे चलाने के लिए कितना जोर लगाना पड़ रहा है। मैं कहती हूं इसे उठाकर बरामदे में फेंक दो। जी अच्छा। महमूद डरता डरता आगे बढ़ा। उसने जूता उठाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हुआ। अरे ये तो बहुत वजनी है। फारूक इधर आओ, मिलकर उठाते हैं। ना बाबा ना, मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा, कहीं भूत नाराज ना हो जाए। चलो इधर, महमूद ने सख्त लहजे में कहा। फारूक उसके करीब गया। दोनों ने मुश्किल से जूता उठाया और कमरे से बाहर फेंक दिया। उसके गिरते ही एक बार फिर हजारों आवाजें गूंजने लगीं। उनमें सबसे बुलंद वो कहकहा था। धमक भी रोंगटे खड़े किए दे रही थी। इस पर बिल्लियों और कुत्तों की आवाजों ने तो जैसे आसमान सर पर उठा लिया था। देखा, मैंने कहा था ना कि भूत नाराज हो जाएगा, फारूक बोला। तो जाओ उठा लाओ उसे बरामदे से और रख लो यहां कमरे में, फरजाना ने चलकर कहा। तुम क्यों मिर्चें चबा रही हो? कहाँ नहीं तो, फरजाना ने उसे मुंह खोलकर दिखा दिया, जिस पर इस खौफनाक माहौल में भी उन्हें हंसी आ गई। बेख्याली में फरजाना ने खिड़की के पट खोल दिए।
बस फिर क्या था, उन सब आवाज़ों के साथ खिड़की से निकलने वाली चिमगादड़ों की आवाज़ें भी शुरू हो गई। फड़फड़ाती हुई चिमगादड़ें उनके सरों पर चक्कर लगाने लगीं। अब उनके लिए कमरे में ठहरना महाल था। बौखलाहट और बदहवासी के आलम में वो एक बार फिर कमरे से निकलकर बरामदे में आ गए। यहाँ भूत का जूता कहीं भी नजर नहीं आया। अरे वो जूता कहाँ गया? भूत ले गया होगा। घबराहट में वो दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ आ गए। बेगम जमशेद ने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा, उसे खोलना चाहा, लेकिन दरवाज़ा ना खुला। अरे ये तो बाहर से बंद है, उनके मुंह से निकला। तो क्या भूत हमें मकान में बंद करके चले गए? फरजाना ने कहा। चले कहाँ गए हैं, खुद भी अंदर ही मौजूद हैं। ये गुल गपाड़ा भूत नहीं तो और कौन मचा रहा है? फारूक बोला। अब हम कहाँ जाएं? जाएं तो किस कमरे में जाएं? जहां जाते हैं नई मुसीबत सामने आती है, बेगम जमशेद ने कहा। अब्बाजान भी खुदा जाने कहाँ चले गए, हमें इस खौफनाक मकान में तन्हा छोड़कर, फरजाना ने कहा। आइए हम अपने कमरे में चलें। लेकिन वो चिमगादड़ें, मेरा ख्याल है कि वो अलमारी में वापस चली गई होंगी, महमूद ने कहा। क्या मतलब? क्या वो उसी अलमारी में रहती हैं? जी हाँ। तो चलो वहीं चलो। वो फिर कमरे में आ गए। महमूद ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसी वक्त आवाज़ें बंद हो गईं और मुकम्मल सन्नाटा छा गया। चटखनी न लगाना, न जाने अब्बाजान किस वक्त आ जाएं, फारूक ने कहा। वो चारपाई पर बैठकर बुरी तरह हाँफने लगे। अब कमरे में कोई चिमगादड़ चक्कर नहीं लगा रही थी। अचानक फरजाना की नज़र दरवाजे के हैंडल पर पड़ी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनसे खौफ झांकने लगा, साथ ही मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। क्या बात है फरजाना, क्या हुआ? बेगम जमशेद ने चौंक कर पूछा। जी 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 वो, उसके मुंह से निकला। ये वो का क्या मतलब? फारूक बोला। दरवाजे पर। तीनों ने चौंक कर दरवाजे को देखा। दरवाजे के हैंडल और चटखनी से 4-5 चिमगादड़ें चिपकी हुई थीं। बेगम जमशेद बोल उठीं। अरे ये यहाँ कैसे आ गईं? अभी थोड़ी देर पहले तो दरवाजे से कोई चिमगादड़ नहीं चिपकी हुई थी। महमूद ने कमरे में चारों तरफ देखा और फिर उसके बदन में सनसनी दौड़ गई। उफ मेरे खुदा, ये तो सैकड़ों की तादाद में हैं। क्या क्या कह रहे हो तुम? बेगम जमशेद ने पूछा। वो देखिए, खिड़कियों और दरवाज़ों के पर्दों पर ये स्याह रंग के फूल नहीं हैं, तमाम की तमाम चिमगादड़ें हैं। पर्दों पर देखते ही देखते उनकी सिट्टी गुम हो गई। खुदा के लिए इस मनूस कमरे से निकल चलो। देखो तो सही ये सब चिमगादड़ें हमें कैसे घूर रही हैं। लेकिन दरवाज़ा कैसे खोलें? हैंडल पर भी तो चिमगादड़ें मौजूद हैं। ठहरो, मैं अपनी कमीज से उतारता हूँ, फारूक ने कहा। अरे खबरदार, कमीज़ न उतारना, ये मेरी चादर ले लो। बेगम जमशेद ने अपनी चादर उसे दे दी। जो ही फारूक ने हैंडल पर बैठी चिमगादड़ों को चादर के जरिए उड़ाना चाहा, कमरे में मौजूद तमाम चिमगादड़ें एक खौफनाक आवाज़ के साथ फड़फड़ाती हुई पर्दों से उठीं और कमरे में चक्कर लगाने लगीं। ये मंजर इस कदर खौफनाक था कि उनकी चीखें निकल गईं, लेकिन दूसरा लम्हा उनके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। चिमगादड़ें बहुत नीचे आ गई थीं और अब उन चारों पर छपट रही थीं। वो हाथ पांव मारने लगे। फारूक जोर जोर से चादर हिलाने लगा। भागो, इस कमरे से निकलने की कोशिश करो, ये तो आदमखोर चिमगादड़ें मालूम होती हैं, फारूक चिल्लाया और चादर घुमाते हुए दरवाजे की तरफ पड़ने लगा। उसी वक्त एक चिमगादड़ ने तैश में आकर उसकी नंगी कलाई पर झपटा मारा। फारूक के मुंह से एक तेज चीख निकल गई। उस चिमगादड़ के दांत उसके बाजू में गड़ गए थे। उसने पूरी कुव्वत से बाजू को झटका। चिमगादड़ दीवार से टकराई। उसी वक्त फारूक ने दरवाजे के दोनों पट खोल दिए और वो बेतहाशा भागते हुए बरामदे में आ गए। चिमगादड़ों ने उनका पीछा नहीं किया। उफ खुदा, ये क्या मुसीबत है। ये घर तो सचमुच भूत घर मालूम होता है। ज़रूर इस जगह भूत रहते हैं, बेगम जमशेद ने कहा। अब हम कहाँ जाएं? किस कमरे में जाएं? फरजाना बोली। हौसला रखें, घबराएं नहीं, फारूक ने अपनी कलाई पर रुमाल बांधते हुए कहा। उस जगह खून बहने लगा था। उसी वक्त एक नई मुसीबत शुरू हुई। इस मर्तबा गूंजने वाली आवाज़ें पहली तमाम आवाज़ों से ऊंची थीं। उन्हें यूं लगा जैसे बहुत से आदमी आपस में ज़ोर शोर से लड़ पड़े हों। कुर्सियां गिरने, बर्तनों के टूटने, फर्नीचर के धड़ाधड़ जलने की मिली जुली बेशुमार आवाज़ें उनके कानों में धमक पैदा करने लगीं। उन्हें अपने करीब कुर्सियों और मेज़ों के गिरने और बर्तनों के टूटने की आवाज़ें आ रही थीं। ये सब क्या है? बेगम जमशेद का चेहरा सफ़ेद हो रहा था। खुदा जाने, फरजाना लरसने लगी। मेरा ख्याल है भूत कुश्ती लड़ रहे हैं, महमूद बोला। नहीं, कुश्ती लड़ने में इतनी आवाज़ें पैदा नहीं होती। तो फिर तुम्हारे ख्याल में ये क्या हो रहा है? महमूद ने अपनी अम्मी और फरजाना का ध्यान बटाने के लिए कहा। मेरा ख्याल है भूत कबड्डी खेल रहे हैं। शायद तुम ठीक कहते हो। अचानक उनकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे के दोनों पट खुले हुए थे। वो बगैर सोचे समझे दरवाजे की तरफ दौड़े। जो ही वो दरवाजे की तरफ बढ़े, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया।
और साथ ही भूतों की कबड्डी बंद हो गई। उनके उठते कदम रुक गए। कबड्डी का मैच खत्म हो गया, फारूक बोला, और साथ ही दरवाज़ा बंद हो गया। महमूद ने कहा, हम किस मुसीबत में फंस गए? आखिर तुम्हारे अब्बा जान कहाँ चले गए? मुझे खुद भी हैरत है। वो तो इस कमरे में ही लेटकर कोई रिसाला पढ़ रहे थे, फिर शायद हम सो गए थे। हाँ, और वो कुछ बताए बगैर न जाने कहाँ चले गए। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? क्या सारी रात बरामदे में ही खड़े रहेंगे? ठहरिए, मैं कमरे में झांक कर देखता हूँ, शायद चिमगादड़ें अलमारी में चली गई हों, महमूद ने कहा और कमरे के दरवाजे की तरफ चला। दरवाज़ा थोड़ा सा खोल कर देखना, फारूक ने खौफजदा लहजे में कहा। ठीक है अम्मी, मुझे एक और ख्याल सूझा है, फारूक अचानक बोला। वो क्या बेटा? क्यों ना ऊपर वाली मंजिल को देखा जाए? जीने पर ताला न लगा हो सकता है इस वक्त ताला ना लगा हो। ये कैसे हो सकता है? ताला खुद ब खुद कैसे खुल सकता है? मेरा मतलब है शायद भूत ऊपर वाली मंजिल पर रहते हों और उन्होंने खोल डाला हो। चलो देखते हैं। ऊपर जाना ठीक नहीं, फरजाना ने कहा। क्यों? ताला ज़रूर किसी ना किसी वजह से लगाया गया होगा। क्या मालूम ऊपर क्या हालत पेश आए। तुम्हें डर लग रहा है तो यहीं रहो, कमरे में जाकर चिमगादड़ों को कुछ नसीहत वगैरह करो, फारूक बोला। मैं डरपोक नहीं हूँ, लेकिन इन हालात में जबकि अब्बा जान अभी साथ नहीं है, उधर का रुख करना ठीक नहीं। रहने दो बड़ी भी अपनी बातें, आना है तो आओ, हम तो चलते हैं। मेरा ख्याल है फरजाना ठीक ही कह रही है, बेगम जमशेद ने कहा। आप तो हमेशा उसी की बात को ठीक समझती हैं। अच्छा चलो आओ फरजाना। चारों जीने की तरफ चल पड़े। उस वक्त पूरे मकान पर गहरा सन्नाटा तारी था। उनके दिल धक धक कर रहे थे और उस सन्नाटे में धक धक की आवाज़ साफ सुन रहे थे। मालूम होता है भूत हजरात को नींद आ गई। हाँ, तभी तो इतनी खामोशी है। अरे वो देखो, दरवाज़ा फिर खुल गया। फरजाना की नज़र दरवाजे पर पड़ी तो चिल्ला उठी। उन्होंने भी देखा, वाकई दरवाज़ा खुला हुआ था। जो ही हम उसके पास जाएंगे भूतों की आंख खुल जाएगी और फिर वो क़यामत ख़ेज़ कहक़हा शुरू हो जाएगा। खोला रहने दो दरवाज़ा, हमें यहाँ से जाना ही नहीं है। उसके खुलने या बंद होने से हमें क्या गरज? हाँ ठीक है, अब्बा जान के बगैर हम नहीं जा सकते। खुदा जाने वो कहाँ हैं। शायद इसी मकान में किसी जगह होंगे, फरजाना ने कहा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, फारूक ने फरजाना की तायद की। लेकिन इस मकान की निचली मंजिल में 4 कमरों, एक बरामदे के सिवा है ही क्या? बेगम जमशेद बोली। वो जीने के पास पहुंचे ही थे कि अचानक क़यामत का शोर मकान में उभरा। एक बार फिर वही क़हक़हा गूंजने लगा। इसके साथ ही धमक शुरू हो गई। बिल्लियाँ और कुत्ते रोने लगे और फिर फर्नीचर और बर्तन गिरने और टूटने की आवाज़ें शुरू हो गईं। उन्हें अपने दिमागों में धमक महसूस होने लगी। उन्हें यूं लगा जैसे कोई उनके अंदर बैठा ये सारा शोर मचा रहा हो। उनके रोंगटे खड़े होने लगे। अचानक बेगम जमशेद चीख उठीं। उनकी खौफजदा आंखें सीढ़ियों पर लगी हुई थीं। तीनों ने भी उस तरफ देखा और फिर थर थर कांपने लगे। जीने पर ताला जूं का तूं लगा था, लेकिन इस वक्त उससे खून टपक टपक कर जीने को सैराब कर रहा था। खून! फारूक चिल्लाया। ओफ खुदा, ये खून इस ताले में से टपक रहा है। फरजाना की लरसती हुई आवाज़ आई। खूनी ताला! फारूक के मुंह से निकला। ये तुम्हारे अब्बा जान हमें किस मुसीबत में छोड़ गए हैं। आखिर हम कब तक इन हालात में अपने होश व हवास कायम रखेंगे? हौसला रखिए अम्मी। खून बहता हुआ सबसे निचली सीढ़ी तक पहुंच चुका था। ऐन उसी वक्त पूरे मकान में गहरी तारीकी छा गई। तमाम बल्ब बुझ गए थे। अरे ये बिजली को क्या हुआ? बेगम जमशेद के मुंह से निकला। भूतों से डर गई, फारूक के किया आया। अम्मी जान दीवार से लगकर खड़ी हो जाएं। वो दीवार से लगकर खड़े हो गए। दीवार से लगते ही उन्होंने महसूस किया कि वो तमाम आवाज़ें इस दीवार में से आ रही हैं। अरे ये आवाज़ें तो इस दीवार में से आ रही हैं, बेगम जमशेद बोली। भूतों के लिए दीवारों में घुसना क्या मुश्किल है। हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, महमूद ने जवाब दिया। उसी लम्हे मकान जगमगा उठा। तमाम बल्ब रोशन हो गए थे। साथ ही शोर थम गया। क्यों ना हम खुले दरवाजे के पास जाकर खड़े हो जाएं, कुछ ताज़ा हवा ही महसूस होगी। यहाँ तो दम घुटता जा रहा है, बेगम जमशेद ने तजवीज़ पेश की। हाँ, इस खून आलूद ताले को हाथ लगाने की तो हम जुर्रत भी नहीं कर सकते। सीढ़ियाँ भी तो खून से भर गई हैं। वो दरवाजे के पास पहुँचे। दरवाज़ा उस वक्त भी खुला था। क्यों ना हम इस मकान से बाहर निकल जाएं, फरजाना ने कहा। और अब्बा जान? फारूक बोला। उन्होंने हमें कब कहा था कि मकान से किसी हालत में भी बाहर ना निकलना, बेगम जमशेद ने कहा। फिर भी अब्बा जान क्या सोचेंगे, महमूद बोला। शायद वो खुश होंगे कि हम खतरे से बचने के लिए मकान से बाहर चले गए थे। मैं तो हरगिज़ नहीं जाऊंगा। अचानक जोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। लीजिए,
बाहर जाने और ना जाने का सवाल ही खत्म हो गया। दफतन उन्हें जीने के पास अजीब व गरीब सी आवाज़ें सुनाई दीं। ये इस वक्त तक सुनाई देने वाली आवाज़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। वो जीने के नज़दीक पहुंचे तो उन्होंने साफ महसूस किया ऊपरी मंजिल पर कोई भारी भरकम कदमों के साथ चल रहा था। भूत चहल कदमी कर रहा है, फारूक बोला। तो क्या इस मकान में सिर्फ एक भूत ही रहता है? नहीं, और भी होंगे। इस वक्त ड्यूटी पर यही होगा, बाकी तो सो रहे होंगे या शायद सैर करने निकल गए हों, फारूक ने जवाब दिया। रात के वक्त सैर? महमूद ने हैरान होकर कहा। भूत रात को नहीं तो क्या दिन को सैर करेंगे? फारूक चलकर बोला। कदमों की आवाज़ अब जीने के बिल्कुल पास आ गई थी। उनकी निगाहें ताले पर जम गईं। अब उससे खून नहीं टपक रहा था। जीने पर भी अब खून नहीं था। अरे वो खून कहाँ गया? फरजाना के मुंह से निकला। भूतों का खून होगा, गायब हो गया। उसी वक्त जीने का ताला खुद ब खुद खुलकर जमीन पर गिर गया और जीने का दरवाज़ा चौपट खुल गया। लो भाई, खुल गया जीना, फारूक बोला। फिर एक ऐसी चीज़ नजर आई जिसने उन्हें लरसा दिया। उनकी टांगें थर थर कांपने लगीं। जीने पर सर से लेकर पांव तक सफ़ेद कपड़े में लिपटा एक भूत खड़ा था। उसके हाथ आगे की तरफ उठे हुए थे। देखते ही देखते वो सीढ़ियाँ उतरने लगा। उनके दिल धक धक करने लगे। मुंह से डरी डरी चीखें निकलने लगीं। वो उल्टे कदमों दरवाजे की तरफ चलने लगे। उनके रंग उड़ गए थे। मुंह हैरत और खौफ से खुले के खुले रह गए थे। फटी फटी आंखों से भूत को देखते हुए पीछे हट रहे थे। यहां तक कि भूत आखिरी सीढ़ी तक पहुंच गया और फिर फर्श पर उतर आया। अब दरमियानी फासला चंद कदमों से ज्यादा नहीं था। इस वक्त मकान पर मुकम्मल खामोशी छा गई थी। भूत के कदम आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे थे। उसी की मुनासबत से उसके कदम भी उठ रहे थे। दहशत का एक आलम उन पर छा गया था। इसी तरह वो दरवाजे के पास पहुंच गए। फारूक ने जुर्रत से काम लिया। अचानक मुड़ा और दरवाजे का हैंडल पकड़कर खींचा। दूसरा लम्हा हैरत ज़दा कर देने के लिए काफ़ी था। दरवाजे के दोनों पट खुल गए। वो बेतहाशा मुड़े और चाहते थे कि भागते हुए दरवाजे से निकल जाएं कि अचानक ठिठक कर रुक गए। दरवाजे पर 3 आदमी खड़े थे। जिस तरह वो चारों 3 आदमियों को देखकर चौंके थे, उसी तरह भूत भी ज़रूर चौंका होगा, क्योंकि उनको देखकर उनके कदम रुक गए थे। यूं लगता था जैसे उसके कदम ज़मीन में गड़ गए हों। चारों ने उन तीनों को देखा और हैरान हुए बगैर न रह सके। तीनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कुराहटें खौफनाक ना थीं। वो हैरान हैरान कभी उन तीनों को देख रहे थे और कभी भूत को। फिर अचानक जैसे उसे होश आ गया, उसका हाथ अपने सफ़ेद लबादे में रेंग गया। दूसरे ही लम्हे उसके सफ़ेद कपड़े में लिपटे हुए हाथ में पिस्तौल नजर आया। अरे ये क्या आजकल भूत भी पिस्तौल चलाना जानते हैं? फारूक ने हैरत का इजहार किया। हाँ, ये मॉडर्न भूत है ना, इसलिए, 3 में से एक ने कहा। और आप लोग कौन हैं? हमें तो आप तीनों भी भूत से किसी तरह कम दिखाई नहीं देते, महमूद ने कहा। तीनों उसकी बात पर मुस्कुराए। खबरदार कोई अपनी जगह से हरकत ना करे, भूत ने बुलंद आवाज में कहा। लो भाई, ये भूत तो आदमियों की तरह बोलने लगा, फारूक बोला। खामोश रहो, भूत ने उसे डांट दिया। जी बहुत बेहतर भूत साहब, फारूक ने सहम कर कहा। अपने हाथ ऊपर उठा दो। इसकी ज़रूरत नहीं भूत साहब, पीछे से आवाज़ आई। सब चौंक कर मुड़े। जमशेद भूत के पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। खबरदार तुम भी अपनी जगह से हरकत ना करना, भूत ने घबरा कर कहा। मैंने कहा ना, इसकी ज़रूरत नहीं, तुम्हारा पिस्तौल बिल्कुल खाली है। ये क्या बकवास है? भूत बोला। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो चला कर देख लो। भूत ने ट्राइगर दबा कर देखा, लेकिन कोई फायर ना हुआ। उसने पिस्तौल जमशेद पर फेंक मारा, लेकिन उन्होंने झुककर अपने आप को बचा लिया। ये देखकर भूत ने उन पर छलांग लगाई। वो एक तरफ हट गए। भूत अपने ही जोर में आगे निकल गया, लेकिन फिर पलटा और इस मर्तबा आंधी की तरह उन पर आया। उन्होंने एक जोरदार मुक्का उसकी पेशानी पर रसीद किया। मुक्का खाकर दूसरी तरफ वो उलट गया। इसके साथ ही एक ठोकर उसके पेट में भी लगी और वो बेदम होकर हाँफने लगा। खेल खत्म हो गया, जमशेद ने हाथ छाड़ते हुए कहा। लेकिन हमारे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा, उन तीनों में से एक ने कहा। अभी समझ में आ जाएगा, पहले मैं अपने आदमियों को अंदर बुला लूं। ये कहकर वो दरवाजे पर आए। मुंह से सीटी की आवाज़ निकाली। फौरन ही सब इंस्पेक्टर इकराम अंदर दाखिल हुआ। वो सादा लिबास में था। उसके साथ 4 कांस्टेबल भी थे। शेर खान कहाँ है? जमशेद ने पूछा। जी वो भी यहीं है, लेकिन उसे मकान में दाखिल होते हुए डर लग रहा है। इंस्पेक्टर साहब आ जाएं। शेर खान डरता डरता अंदर दाखिल हुआ और जमशेद को देखते ही बोला। अरे आप तो वही हैं जो सुबह मिस्टर वासिफ के सूटकेस की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे। क्या नाम बताया था आपने? हाँ याद आया, सरवर बेग। तो सरवर बेग साहब क्या चक्कर है?
आप रात को इस वक्त यहाँ क्या खेल खेल रहे हैं? पहले आप बताइए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जमशेद ने मुस्कुराकर पूछा। मुझे सुपरिंटेंडेंट पुलिस का हुक्मनामा मिला था कि अपने साथ रात के वक्त 4 आदमियों को लेकर यहाँ पहुँच जाऊँ। सो मैं पहुँच गया। हिदायत ये थी कि जो शख्स रुका लेकर आए उसकी हिदायत पर अमल करना, और ये साहिब मेरे पास रुका लेकर आए थे। शेर खान ने इकराम की तरफ इशारा करते हुए कहा। इन्होंने मुझे मकान के बाहर रोके रखा, वरना मैं तो कभी का मकान में दाखिल हो जाता, ये देखने के लिए कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? सब उनकी बातों पर मुस्कुरा दिए। इकराम का तो हंसी के मारे बुरा हाल था, क्योंकि शेर खान मकान के बाहर खड़ा बुरी तरह कांपता रहा था। अभी बताता हूँ, पहले तो आप इसे हथकड़ी पहनाते हैं, जमशेद ने मुस्कुराते हुए कहा। बेहोश भूत पर नजर पड़ते ही शेर खान की गिक्की बन गई। अरे ये कौन है? क्या कोई मुर्दा है? जी नहीं, ये मुर्दा नहीं है, जिंदा है, और इस मकान का भूत है। क्या कहा? भूत? जी हाँ, इसे हथकड़ी पहनाते। भूत को? हाँ हाँ, जल्दी करें। पहले ये बताएं आप हैं कौन? क्या तुम्हें अपने सुपरिटेंडेंट की हिदायत याद नहीं? इकराम ने सख्त लहजे में कहा। ओ जी हाँ, जी हाँ, अच्छा लीजिए। उसने भूत के हाथों में हथकड़ी डाल दी। वो अभी बेहोश था। अब आप लोग अंदर तशरीफ ले आए। वो सब अंदर चले आए। कांस्टेबल भूत को उठा लाया। जमशेद ने कमरे का दरवाज़ा खोला। अब यहाँ कोई चमगादड़ नहीं थी। वो कुर्सियों और चारपाइयों पर बैठ गए। हाँ, अब फरमाइए ये सब क्या मामला है? पहले मैं एक दूसरे का तारुफ करा दूं। ये मेरी बीवी बच्चे हैं, उन्होंने कहा, और आप तीनों बाकरगंज के आला हुक्काम हैं। यहाँ का पूरा नज़्म व नस्क इन्हीं के हवाले है। ये शख्स जो सादा लिबास में मौजूद है शहर से आया है और एक पुलिस ऑफिसर है। उन्होंने इकराम की तरफ इशारा करके कहा। और शेर खान को तो आप जानते ही हैं, बाकरगंज के थानेदार हैं। ये सुनकर शेर खान ने अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर हाथ फेरा। और आप कौन हैं? आपने अपना नाम नहीं बताया, एक ऑफिसर ने पूछा। ज़रा 1 मिनट ठहरिए। पहले मैं ये बता दूं कि आप तीनों मेरी ही दरख्वास्त पर यहाँ आए हैं। क्या मतलब? क्या वो ख़त आपने हमें भेजा था? जी हाँ, लेकिन उसमें तो लिखा था। मैं वही सब कुछ बताना चाहता हूँ। आइए पहले आपको मकान की थोड़ी सी सैर करा दूँ। वो सब कमरे से निकल आए। कांस्टेबल भूत के साथ अंदर ही रह गए। जमशेद बताने लगा। ये बात तो आप लोग जानते ही हैं कि यह मकान आज से 10 साल पहले आसेब ज़दा नहीं था। जी हाँ, इस मकान का मालिक यहाँ का सबसे दौलतमंद आदमी था। वही इस मकान में रहा करता था, एक ऑफिसर ने कहा। बिल्कुल ठीक। क्या आप ये भी बता सकते हैं कि सेठ करीम खान अब कहाँ है? जमशेद ने पूछा। वो आज से 10 साल पहले गायब हो गया था। आज तक उसका पता नहीं चला। आप गीना होटल भी उसी का था? हाँ, मौजूदा मालिक यूसुफ खान उसका छोटा भाई है। ठीक है, मैं आपको सेठ करीम से मिला देता हूँ, जमशेद बोले। क्या? सेठ करीम? उन सब ने हैरत से कहा। जी हाँ, आइए। क्या वो जिंदा है? आप आइए तो सही। जमशेद ड्राइंग रूम के दरवाजे के पास पहुंच चुका था। फिर उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। इंसानी ढांचा रस्सी से लटक रहा था। उन सब के मुंह से भयानक चीखें निकलने लगीं। सब बुरी तरह कांप रहे थे, सिवाय जमशेद और उनके बीवी बच्चों के। शेर खान का हाल सबसे बुरा था। ये सेठ करीम खान है, उन्होंने पुरसुकून आवाज़ में कहा। क्या? वो हलक फाड़ कर चिल्लाए। हाँ, और आप सब लोग यहीं ठहरे हैं, मैं अभी वापस आता हूँ। ये कहकर जमशेद जीने की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। फिर वो उनकी नज़रों से ओझल हो गए। 2 मिनट भी ना गुजरे होंगे कि खौफनाक और तवील कहकहे ने उनके होश उड़ा दिए। कहकहा सेठ करीम खान के पिंजरे के मुंह से निकल रहा था। अरे बाप रे! शेर खान ज़मीन पर गिरकर कांपने लगा। अचानक नकारों की धमक और कुत्तों बिल्लियों का शोर भी कहकहे के साथ शामिल हो गया। उन सब का बुरा हाल था, बुरी तरह कांप रहे थे। फिर शोर बंद हो गया। इसके बाद ढांचा नीचे आने लगा। साथ ही जमशेद की आवाज़ आई। मैं इसे नीचे उतार रहा हूँ, घबराइए नहीं। फिर ढांचे के पांव ज़मीन से लगे और आहिस्ता आहिस्ता वो ज़मीन पर लेट गया। उसके बाद रस्सा भी नीचे आ गया। जल्द ही जमशेद उनके पास पहुंच गए। अब आप इस ढांचे के करीब आए, डरिए नहीं। इसे मरे हुए तो 10 साल हो चुके हैं। वो करीब आ गए। इसके मुंह के अंदर देखिए। उन्होंने देखा। ढांचे के मुंह में एक छोटा सा लाउड स्पीकर फिट था। अरे ये तो लाउड स्पीकर है। जी हाँ, ऊपर वाली मंजिल पर आपको टेप रिकॉर्डर भी मिल जाएगा। ये कहकहे, नकारों की आवाज़, कुत्ते बिल्लियों का शोर, फर्नीचर और बर्तन टूटने की आवाज़ें सब की सब टेप की हुई हैं।
जब रिकॉर्डर चलाया जाता है तो तरतीबवार सब आवाज़ें इस ढांचे के मुंह से निकलने लगती हैं। न सिर्फ इस ढांचे के मुंह से, बल्कि इस पूरे मकान में छोटे छोटे स्पीकर फिट किए गए हैं, रोशनदानों में, दीवारों के अंदर भी। इस तरह आवाज़ें मकान के गोशे गोशे से आती मालूम होती हैं। तो ये है वो आसेब। और वो भूत कौन है? वो अभी मालूम हो जाता है, पहले तफसीलात सुन लें। आज से 10 साल पहले सेठ करीम को इस मकान में सोचे समझे मंसूबे के तहत कत्ल कर दिया गया था। कत्ल करने वालों ने अपने जुर्म से बचने के लिए अनोखी तजवीज़ सोची। उन्होंने सोचा क्यों ना इस मकान को आसेब ज़दा बना दिया जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने जगह जगह लाउड स्पीकर फिट किए और टेप रिकॉर्डर रखा। मकान में चिमगादड़ें जमा कीं। वो कैसे? फारूक ने पूछा। बाकरगंज के जंगल में इस किस्म की चिमगादड़ों की कसरत है। ये गोश्त खाने की बहुत शौकीन होती हैं। कातिल ने सेठ करीम का गोश्त इनके आगे डाल दिया और मकान तक डालता चला आया, यहाँ तक कि चिमगादड़ें मकान तक पहुँच गईं। फिर वो मुर्दा करीम खान से चिमट गईं और चंद दिनों के अंदर अंदर उसके जिस्म का सारा गोश्त चट कर गईं। उसके बाद कातिल ने उन चिमगादड़ों को मुस्तकिल तौर पर रखने के लिए एक कमरे में गोश्त की लाइन बिछा दी। चिमगादड़ें गोश्त खाती हुई कमरे तक पहुँच गईं। गोश्त का सिलसिला एक अलमारी तक चला गया था। उस दिन के बाद से वो तमाम चिमगादड़ें अलमारी में रहने लगीं, क्योंकि कातिल हर रोज़ उन्हें गोश्त अलमारी में ही पहुंचा दिया करता था। ये गोश्त वो कहाँ से लाता था? बाजार से, गाय भैंस का गोश्त। अच्छा, आगे चलिए। लाउड स्पीकर मकान में फिट कर दिए गए। इस ढांचे के मुंह में भी एक फिट किया गया। सब तैयारियां मुकम्मल करने के बाद उन्होंने मकान को आसेबज़दा साबित करने के लिए रिकॉर्डर बजाने शुरू कर दिए। रातों को आसपास से गुजरने वाले सादा लौह लोग ये खौफनाक आवाज़ सुनते और सहम जाते। कोई मकान के पास भी ना भटकता। कई दिन तक लोगों को सेठ करीम खान की गुमशुदगी का भी पता ना चला। जब सेठ साहब का कोई पता ना चला तो उसका परेशान भाई यूसुफ खान थाने पहुंच गया और रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका बड़ा भाई गायब है। शेर खान तहकीकात के लिए मकान में गए। दिन का वक्त था। 2 मेन कांस्टेबल भी साथ थे, लेकिन सब गिरते पड़ते बाहर निकल आए। यूसुफ खान ने अंदर जो कुछ देखा था बताया। उन्होंने यही ख्याल किया कि भूतों ने सेठ करीम खान को मारकर मकान पर कब्जा कर लिया है। जाहिर है कोई इस सिलसिले में क्या कर सकता था। और इस तरह 10 साल गुजर गए। इन 10 सालों के दौरान आप जानते हैं कितने लोग इस मकान में जिद करके रहे, सैकड़ों आदमी, लेकिन सब के सब चंद घंटे से ज़्यादा मकान में न ठहर सके। हैरत है, इस कदर ज़बरदस्त मंसूबा बनाया गया और इससे दोहरा फ़ायदा उठाया गया। दोहरा? क्या मतलब? महमूद चौंका। आइए कमरे में चलते हैं। अभी आप लोगों को उस भूत का चेहरा भी तो दिखाना है। आखिर वो कौन है? एक ऑफिसर ने बीच में होकर पूछा। अभी आप लोग देख ही लेंगे। सब कमरे में आ गए। इसके चेहरे से कपड़ा हटा दो, जमशेद ने एक कांस्टेबल से कहा। भूत अब होश में आ चुका था। कांस्टेबल ने उसके चेहरे से कपड़ा हटा दिया। शेर खान, महमूद, फारूक, फरजाना बेगम, जमशेद और तीनों ऑफिसर्स की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। ये होटल आबगीना का वही डॉक्टर रियाज था जिसने वासिफ को आकर देखा था। अरे ये तो होटल का डॉक्टर है, शेर खान के मुंह से निकला। हाँ, क्या यही कातिल है? एक ऑफिसर ने पूछा। नहीं, इसका साथी, इसका मददगार। तो फिर आखिर कातिल कौन है? ये डॉक्टर शहर में प्रैक्टिस करता था। वहाँ इसने 2-3 मुजरिमाना काम किए, कुछ जाली सर्टिफिकेट जारी किए। पुलिस इसे गिरफ्तार करने गई तो भाग निकला। इसका रिकॉर्ड शहर के एक थाने में मौजूद है और इसीलिए मुझे इसका चेहरा जाना पहचाना लगा था। इस मकान में क़याम करने वालों को डरा कर बाहर भागने पर मजबूर करना इसका काम था। और कातिल, आखिर वो कौन है? यहाँ से हम कातिल के पास ही जा रहे हैं। अब्बा जान, 1 मिनट, 2-1 बातें पूछना चाहता हूँ, महमूद बोला। हाँ हाँ, पूछो। कमरे में हमें बहुत बड़े साइज़ का जूता नजर आया था जो हमने बरामदे में फेंक दिया था। बाद में वो गायब कैसे हो गया? ओह, ये मामूली बात है। इस मकान के हर कमरे की छत के बीचों बीच एक चौकोर सुराख बनाया गया है। तुम देख रहे हो इस कमरे की छत को? बज़ाहिर इसमें सुराख नज़र नहीं आता, अलबत्ता एक सियाह रंग की जाली सी नज़र आती है और फिर इस सुराख से कमरे में कोई भी चीज़ जो इसमें से गुजर सके गिराई जा सकती है। बहुत खूब, लेकिन वह बरामदे से गायब कैसे हो गया? ऊपर तुम्हें एक डोरी के सिरे पर एक हुक लगी हुई मिलेगी। यह हुक बिल्कुल मछलियां पकड़ने वाले कांटे की मानिंद है। इस डोरी को नीचे लटकाकर जूता इसमें फंसाकर ऊपर उठा लेना कौन सा मुश्किल काम है? एक सवाल और, फारूक बोला। हाँ, तुम भी कहो। हमने जीने पर लगे हुए ताले से खून टपकते देखा था, वो क्या मामला है?
किसी जानवर का खून पिचकार में भरकर अंदर एक सुराख के जरिए ताले पर मारा जाता है जो ताले से टपकता नजर आता है। अब तुम सोचोगे कि वो पिचकारी कैसी होगी। इंजेक्शन लगाने वाली बड़ी सिरिंज समझ लो, जिससे जानवरों को टीका लगाया जाता है। अच्छा, मैं समझ गया। एक और बात है, ये फरजाना थी। हाँ, तुम भी पूछो। दूसरे लोग भी निहायत दिलचस्पी और हैरत से बातें सुन रहे थे। मैंने आज तक ऐसी बिल्लियां नहीं देखीं जो इंसानों पर हमला करती हों। क्या बाकरगंज की बिल्लियां ऐसी ही खूंखार हैं? फरजाना ने पूछा। हाँ, ये बात वाकई ऐसी है जिस पर इंसानी जहन जितना सोचे उलझता चला जाएगा। दरअसल हमारा मुजरिम जिसने भूत का भेष भर रखा है, एक डॉक्टर भी है। ये कोई ऐसा इंजेक्शन बिल्ली को लगा देता है कि वो मुश्तिल हो जाती है। आज सुबह भी जब हम अंदर दाखिल हुए, उसने एक बिल्ली को इंजेक्शन लगाया और कमरे की छत से उसे नीचे फेंक दिया। रात को भी उसने यही किया था। ठीक है, अब सारा मामला साफ हो गया, लेकिन अभी एक बात और रहती है, और वो ये कि ये सब आपको कैसे मालूम हुआ? ये बात शेर खान ने पूछी थी। हाँ, ये बात तो मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि इसके बगैर तुम मुतमईन नहीं हो सकते। हम परसों यहाँ पहुँचे थे और कल सुबह अपने दोस्त वासिफ को चारपाई पर डालकर हमारे सामने ही लाया गया था। यहाँ से मुझे आसेब ज़दा मकान के बारे में मालूम हुआ। फिर मैं बाकरगंज के लोगों से मालूमात हासिल करने निकल खड़ा हुआ। मैंने इस मकान के बारे में तमाम मालूमात हासिल कर लीं। फिर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने चला गया। इसके बाद शहर में टेलीग्राम दिया, जिसकी वजह से एक तो मेरा यह आदमी यहाँ पहुँच गया, दूसरे आप तीनों हजरात को यहाँ रात के वक्त पहुँच जाने के लिए फ़ोन कर दिया गया, और इस तरह सब काम बखैर खूबी अंजाम पाया। ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी उलझन किसी तरह भी दूर नहीं हो रही है, एक ऑफिसर ने पूछा। और वो क्या है? जमशेद ने पूछा। आप अपने साथ अपने बीवी बच्चों को भी ले आए और फिर इन्हें तन्हा छोड़कर चले गए। आपको इस बात पर कोई परेशानी नहीं हुई कि आपकी अदम मौजूदगी में आपके बीवी बच्चे डरेंगे? ये भी हो सकता है कि खौफ की वजह से इनमें से कोई बेहोश हो जाता, या फिर उसके जहन पर बुरा असर पड़ सकता था। आखिर आपने इतना बड़ा ख़तरा क्यों मोल लिया? मैंने सिरे से कोई ख़तरा मोल नहीं लिया, जमशेद ने मुस्कुरा कर कहा। उनके साथ ही महमूद, बेगम, जमशेद, फारूक और फरजाना भी मुस्कुरा रहे थे। ऑफिसर ने चौंक कर पूछा, मतलब ये कि आज रात हमने इस मकान में एक ड्रामा खेला था? ड्रामा खेला था? मैं समझा नहीं, ऑफिसर ने हैरान होकर कहा। दूसरे भी हैरत भरी नज़रों से जमशेद को देख रहे थे। जी हाँ, हर रोज़ तो यहाँ डॉक्टर रियाज ड्रामा खेला करता था। आज हमने उसके साथ ड्रामा खेला। हम अब भी नहीं समझे, दूसरे ऑफिसर ने कहा। यहाँ आने से पहले ही मैंने तीनों बच्चों और अपनी बीवी को यह समझा दिया था कि दरअसल इस मकान में कोई भूत प्रेत नहीं रहते। अलबत्ता एक चालाक मुजरिम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, और उसको गिरफ्तार करने के लिए तुम लोगों को खौफजदा होने, चीखें मारने और थर थर कांपने की एक्टिंग करनी होगी। और मैं खुश हूं इन चारों ने अपना पार्ट बड़ी ही खूबी से अदा किया। लेकिन रियाज ने आपके बारे में क्यों ना सोचा? इसलिए कि मैं उठकर मकान से बाहर निकल गया था। डॉक्टर ने सोचा होगा कि मैं खौफजदा होकर निकल गया हूं, या कोई और काम पड़ गया होगा। इस दौरान में उसने सोचा कि मेरे बीवी बच्चों को इस हद तक डरा दिया जाए कि मेरे आने पर वो मकान में एक मिनट न ठहरें, या उससे पहले ही मकान से निकल जाएं। अच्छा, अब सब बातें साफ हो गईं। ये भी बता दें कि कातिल कौन है? हम वहीं चल रहे हैं। कातिल इस वक्त आपगीना होटल में गहरी नींद के मज़े ले रहा होगा। उसके वहमो गुमान में भी ये बात ना होगी कि 10 साल पहले उसने जो कत्ल किया था, उस जुर्म के सिलसिले में गिरफ्तार होने का वक्त आज आया है। लेकिन आपके पास उसके खिलाफ क्या सबूत है? एक ऑफिसर ने पूछा। डॉक्टर रियाज सबसे बड़ा सबूत है। क्यों डॉक्टर? ये कत्ल तुम्हारे सामने किया गया था ना? और यार डॉक्टर, याद रखना, सच बोलने के बाइस तुम फांसी के तख्ते से बच जाओगे, वरना इस ढांचे की मौजूदगी में इस मकान से तुम्हें गिरफ्तार किया गया है, लिहाजा कत्ल का इल्ज़ाम भी तुम पर आएगा, और इस सूरत में तुम किसी तरह भी फांसी के तख्ते से नहीं बच सकोगे। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो, उसने मेरे सामने कत्ल किया था। हाँ, और एक सबूत और भी है मेरे पास, जमशेद बोले। वो क्या? वो नकदी और कीमती चीज़ें जो लोग यहाँ से भागते वक्त छोड़ जाते थे, इनके पास से बरामद होंगी। हो सकता है लोगों के सूटकेस भी मिलें। तो फिर चलिए, अब यहाँ क्या रह गया है? मैं चाहता हूँ आप लोग ऊपर चलकर वो सब इंतजामात देख लें जो दोनों मुजरिमों ने भूतों का ड्रामा खेलने के लिए कर रखे थे। चलिए, ये भी ठीक है। ऊपर उन्होंने वही कुछ देखा जिसके बारे में जमशेद पहले ही बता चुके थे।
फिर वो होटल अबगीना के लिए रवाना हो गए। जमशेद ने होटल के अंदर दाखिल होने के बाद एक कमरे पर दस्तक दी। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद कहीं दरवाज़ा खुला। वो सब उसे देखकर चौंक उठे। दरवाज़ा खोलने वाला होटल का मालिक यूसुफ खान था। इसे हथकड़ियाँ लगा दो, ये जुमला सुनकर वो बुरी तरह चौंका। क्या मतलब? मतलब भी समझ में आ जाएगा। ज़रा इधर देखो कौन हथकड़ियाँ पहने खड़ा है। यूसुफ खान ने डॉक्टर रियाज को देखते ही एक चीख मारी। उसी वक्त कांस्टेबल ने उसके हाथों में हथकड़ियाँ डाल दीं। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में नींद का दूर दूर तक पता नहीं था। बस साहिबान, यही कुछ था। अब आप लोग अपने अपने घरों में जाकर आराम फरमाएं। हम इस होटल के मालिक के कमरे में रात बसर करेंगे, क्योंकि अब इस वक्त यही जगह मिल सकती है। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन अब्बा जान, वो अंकल वासिफ का सूटकेस और दूसरे लोगों की सूटकेस? फारूक ने याद दिलाया। उन्हें तलाश करने का काम सुबह का था, लेकिन अगर आप लोगों को नींद ना आ रही हो तो इसी वक्त बरामद किए जा सकते हैं। क्या ख्याल है? हम में से तो शायद किसी को भी नींद नहीं आ रही है, एक ऑफिसर ने कहा। हाँ, बिल्कुल नींद नहीं आ रही, एक और साहिब बोले। तो फिर आइए। ये कहकर जमशेद यूसुफ खान के कमरे में घुस गए। सामने वाली दीवार में एक और कमरे का दरवाज़ा नजर आया। यूसुफ खान, इस कमरे की चाबी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, यूसुफ खान ने मुर्दा दिली से कहा। तुम्हें नहीं मालूम होगा तो फिर किसे मालूम होगा? जल्दी बताओ, वरना हमें मालूम करने के दूसरे तरीके भी आते हैं। चाबी मेज़ की दराज में है, आखिरकार उसने बता दिया। चाबी के जरिए कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो उसमें सैकड़ों सूटकेस एक दूसरे के ऊपर रखे नजर आए। हैरत है, जुर्म का सबूत इसने अपने साथ रखा। तो ये इतने सूट कहाँ ले जाता? यही तो मज़े की बात है। जब लोगों को सूटकेस कहीं भी ना मिलते तो खामखा ये ख्याल किया जाता था कि उन्हें ज़रूर भूत ले गए हैं। तो ये बात है। शेर खान गुर्राया। अब इन तमाम सूटकेसों को उनके मालिकान के हवाले करना आपका काम है, जमशेद ने शेर खान से कहा। जी बेहतर। खबरदार, जो किसी की अमानत में ज़रा भी खयानत हुई। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। बस साहिबान, यही सब कुछ था जो 10 साल से यहाँ हो रहा था। अगर हम इस तरफ इत्तेफाक से सैर व तफरी की गरज से ना आ जाते तो न जाने ये चक्कर कब तक यूं ही चलता रहता। यूसुफ खान और डॉक्टर रियाज हज़ारों रुपए माहवार कमाते रहते। तो साहिब, अब आखिरी बात ये भी बता दें कि आप हैं कौन? आखिर आपकी ख्वाहिश पर ही हुक्काम ने हमें यहाँ पहुँचने के लिए फ़ोन किया था, और फिर शहर से आपके ये साथी भी यहाँ आए। खुदा के लिए बताइए, आप कौन हैं? सरवर बेग, जमशेद ने मुस्कुरा कर कहा। मजाक ना कीजिए। अगर आपका नाम सरवर बेग है तो ये फरमाइए, आप कौन से महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं? इन तमाम राजों को इतनी आसानी से हल कर देना एक आम आदमी के बस का रोक तो हरगिज़ नहीं। अगर आप नहीं मानते तो बताए देता हूँ। खाकसार को इंस्पेक्टर जमशेद कहते हैं। आखिर उन्होंने बता दिया। इंस्पेक्टर जमशेद? ओह, उनके मुंह से निकला। हैरत के मारे उनके मुंह खुले के खुले रह गए। तो ये बच्चे ज़रूर महमूद, फारूक और फरजाना होंगे, एक ऑफिसर ने कहा। अखबारात में आए दिन इनके मुताल्लिक छपता रहता है। अभी पिछले दिनों शायद किसी तहखाने के सिलसिले में इनके मुताल्लिक छपा था। आप ठीक समझे। और फिर ये मजलिस हैरत ही पर ख़त्म हो गई। कमरे से रुखसत होते वक्त उन सब के चेहरों पर हैरत थी। उनके जाने के बाद इंस्पेक्टर जमशेद ने इकराम से कहा, हम अपनी छुट्टियों के दिन बाकरगंज में ही गुजारेंगे, तुम सुबह वापस चले जाना। जी बेहतर, इकराम ने कहा। अब्बा जान, अब हम कहाँ रहेंगे? फरजाना ने पूछा। उसी आसेब ज़दा मकान में, और कहाँ? फारूक ने कहा। बिल्कुल ठीक, हम 15 दिन वहीं गुजारेंगे। ठीक है, अब तो दिन निकलने वाला है। सुबह नाश्ता करने के बाद वहीं चलेंगे। दूसरे दिन से पूरे बाकरगंज के बच्चे बच्चे की ज़बान पर आसेब ज़दा मकान की ही कहानी थी।